आज हम लेकर आ गए हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट 2022 का प्रीवियस ईयर का पेपर। हमने आपसे कहा था ना कि हम सारे प्रीवियस ईयर के पेपर कराएंगे। ये हमारा सोशल साइंस का पेपर है, 6 to 8 के लिए है। ठीक है, पूरा सॉल्व है, 2.5 घंटे का पेपर होगा। 28/12/2022 को ये एग्ज़ाम हुआ था। सबसे पहले हमारा CDP आता है यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, आज हम आपको कराएंगे इसका सोशल साइंस का पेपर, फिर हम आपको कराएंगे किसका, प्राइमरी लेवल का। ठीक है, साथ ही आपको जूनियर प्राइमरी दोनों लेवल साथ ही लेकर चलेंगे, जिससे आपको आइडिया मिले कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि दोनों प्रकार के बच्चे जो है वो हमारी क्लास से जुड़े हुए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। असर्शन और रीजन वाला है, यानी कथन और कारण वाला, कथन और तर्क वाला। तो द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज इम्पोर्टेंट एज इट आल्सो इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कारण कह रहा है, तर्क कह रहा है कि बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट्स आर इंटर रिलेटेड इन चाइल्डहुड एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस। आपको कई सारे क्वेश्चंस को एक साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रीवियस ईयर को आपको बहुत अच्छे से देखना है और इनके सभी क्वेश्चंस का आंसर सही से देने हैं, तब आप टॉप कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। पिछले बार भी बच्चों ने यही किया था और काफ़ी अच्छे नंबर लेकर आए थे। ठीक है, आपको ये मत करना कि मुझे 10-12 क्वेश्चन याद करने, नहीं, आप चाहे 5 ही क्वेश्चन करें पर बहुत अच्छे से करें। पहला कह रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि और दोनों सही और सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा कह रहा है कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा कह रहा है कि बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी कि आर दोनों गलत हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन ए, और दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, हम जरा देख लेते हैं अपनी व्याख्या कि विकास के कुछ सिद्धांत है, जिसमें से एक सिद्धांत इस प्रकार है कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। कैसा सिद्धांत? परस्पर संबंध, एक दूसरे से संबंध का सिद्धांत। किसी व्यक्ति का विकास जीवन में सभी पहलुओं के संतुलित परस्पर से परिलक्षित होता है और किसी भी पहलू में विकास दूसरे पहलू को भी प्रभावित करता है। यानी कि व्यक्ति का जो विकास होता है वो सिर्फ एक पहलू तक नहीं रहता है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़कर उसके सारे पहलुओं को प्रभावित करता है। ठीक है, ये सही बात होती है, क्योंकि विकास ऐसा तो है नहीं कि एक जगह पर टिकासन डाल ले, वो तो सारे पहलुओं को प्रभावित करेगा ना। परस्पर संबंध के सिद्धांत के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास उनके शारीरिक स्वास्थ्य, क्षमताओं और अक्षमताओं पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या होता है कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक, इनकी कॉग्निटिव और सामाजिक यानी कि सोशल डेवलपमेंट होता है, वो किसको प्रभावित करता है? उसकी फिजिकल हेल्थ को, उसकी कैपेसिटी को, और उसकी जो नॉन कैपेसिटी होती है उन सबको प्रभावित करता है। आगे कह रहा है कि यदि बच्चा कुपोषित है तो ये उसके मानसिक स्वास्थ्य, संज्ञानात्मक क्षमताओं और उसके प्रदर्शन आदि को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। एक ऐसा बच्चा जो कुपोषित है वो क्या करेगा? वो सिर्फ उसके शरीर को ही नहीं, उसके मस्तिष्क को, उसकी जो क्षमताएं, उसके प्रदर्शन करने का जो जरिया है, उन सबको प्रभावित करेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विकास के जितने भी पहलू होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसलिए और दोनों सही हैं और सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास का कौन सा सिद्धांत ये सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। द प्रिंसिपल दैट सजेस्ट्स ग्रोथ फॉलोस अ पैटर्न बिगिनिंग फ्रॉम हीट एंड देन प्रोसीडिंग टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज। ऑप्शन ए समीप दूराभिमुख सिद्धांत, प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। ऑप्शन बी है शीर्षगामी सिद्धांत, सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल। ऑप्शन सी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। ऑप्शन डी है एकरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
शीर्षगामी सिद्धांत, ठीक है। विकास का वह सिद्धांत शीर्षगामी सिद्धांत बच जाता है जो कि कहता है कि विकास सिर से शुरू होता है फिर शरीर के बाकी हिस्सों में बढ़ता है। मैंने आपको बताया भी था कि शीर्ष, शीर्ष मतलब क्या होता है, सर। शासे जो होता है वो होता है सिर, और शासे मतलब क्या होता है, शीर्ष। ठीक है, तो यहाँ से याद कर लेना कि शीर्षे यानी कि शीर्षगामी, ऐसा सिद्धांत शीर्षगामी सिद्धांत कहलाता है जो सिर से शुरू होता है फिर बाकी शरीर के हिस्सों में जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले व्याख्या देख लो। व्याख्या काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, व्याख्या से काफ़ी क्वेश्चंस जो होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। बाल विकास दो दिशाओं में होता है, एक सिर से पैर की दिशा में जिसे हम शीर्षगामी होता है और दूसरा निकट से दूर की ओर। अच्छा, विकास कैसे होता है बच्चों का, दो तरह से। कैसे, पहला तो होता है शीर्षगामी सिद्धांत और दूसरा होता है समीपो दूरस्थ सिद्धांत। तो शीर्षगामी क्या होता है, वे सिद्धांत सिर से शीर्ष, सा से शीर्ष, वे सिद्धांत जो सिर से पैर की ओर दिशा में होता है तो उसे हम शीर्षगामी कहते हैं, और दूसरा जो निकट से दूर की होता है तो उसे समीपो दूरस्थ कहते हैं। बिल्कुल कठिन बात नहीं है, बहुत ही ईजिली आपको याद हो जाएगी। सा से आपका क्या होता है, सिरो, सा से आपका होता है शीर्ष। तो जो कि सिर से पैर की ओर होता है वो होता है शीर्षगामी, और जो दूसरा होता है वो निकट से दूर की होता है समीप। समीप मतलब होता है पास और दूर मतलब दूर, तो समीप से दूर की ओर यानी निकट से पास की होता है समीपो दूरस्थ कहते हैं। दोनों सिद्धांत गामक विकास के क्षेत्र में लागू होते हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि शीर्षगामी सिद्धांत ये दर्शाता है कि विकास अनुदैर्ध्य दिशा में आगे बढ़ता है, अर्थात ऊपर से नीचे या सिर से पैर की तक आगे बढ़ता है। यही कारण है कि बच्चा चलने से पहले सबसे पहले सिर पर नियंत्रण हासिल कर लेता है। शीर्षगामी सिद्धांत में क्या होता है कि अनुदैर्ध्य दिशा में बढ़ता है। कैसा, अनुदैर्ध्य दिशा में, अर्थात ऊपर से नीचे या फिर सर से लेकर पैर की ओर बढ़ता है। ठीक है, इसके कारण बच्चा क्या होता है कि पहले चलने से पहले अपने शरीर पर क्या कर लेता है, नियंत्रण हासिल कर लेता है। दूसरा होता है समीप दूरस्थ सिद्धांत। इसमें क्या होता है, ये कैसे होता है, ये सेंट्रल यानी कि केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, यानी कि पास से दूर की ओर। शरीर के केंद्र के पास के जो हिस्से होते हैं वो पहले विकसित हो जाते हैं और छोर जो होते हैं वो बाद में विकसित होते हैं। इसलिए बच्चा क्या करता है, जो शुरुआती चरण होते हैं उसमें जो छोटी छोटी मांसपेशियां होती हैं, यानी जिसे हम कहते हैं सकल गामक कौशल, उनके बजाय जो उनकी मौलिक मांसपेशियां होती हैं उनका विकास करना वो शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। रिफरेंस टू द प्रोसेस ऑफ प्री determined unfolding of genetic dispositions। ऑप्शन ए है परिपक्वता यानी मैच्योरेशंस, बी है पारिन स्कैफोल्डिंग, ऑप्शन सी है अनुकूलन अडेप्शन, ऑप्शन डी है समाजीकरण सोशलाइजेशन। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए परिपक्वता। ठीक है, आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है परिपक्वता। हमारी व्याख्या कह रही है कि प्रकृति किसी के आनुवंशिक श्रृंगार को संदर्भित करती है। ये उन लक्षणों, क्षमताओं और योग्यताओं को संदर्भित करती है जो किसी के माता पिता से विरासत में मिली हैं। ये किसी भी कारक को शामिल करती है जो आनुवंशिक जानकारी के पूर्व निर्धारित प्रत्यक्करण द्वारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परिपक्वता के रूप में जानते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि ये हमें उसके बारे में बताती है जो कि हमें किसी व्यक्ति के लक्षण, क्षमताएं, योग्यताओं से प्राप्त होते हैं, जो भी उन्हें अपने माता पिता से मिलते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम परिपक्वता के रूप में जानते हैं। परिपक्वता का तात्पर्य होता है कि आनुवंशिक वंशानुक्रम के कारण किसी व्यक्ति में मौजूदा जो लक्षण या संभावनाएं के प्रकट होने या क्रमिक रूप से खुलने से ही आनुवंशिक रूप से जो कुछ भी है उसका क्या होता है, शुद्ध परिमाण है। ठीक है, परिणाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप सीटेट की तैयारी करने हैं, चाहे प्राइमरी लेवल चाहे जूनियर लेवल, तो सबसे पहले जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की का जो चैप्टर है वो अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, कोहल वर्ग अगस्त में आपका एग्जाम होगा, अगस्त 2024 सीटेट में। तो उससे पहले लेव वाइगोत्स्की और जो जीन पियाजे उनको लर्न कर लें, क्योंकि जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की 100% एग्जाम में आएंगे। ठीक है, बाकी कोहल वर्ग हैं, इन सबको भी थोड़ा देख लीजिएगा। तो जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित
प्रभावित करते हैं? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंशियल इन डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? ऑप्शन ए है परिपक्वता, ऑप्शन बी है अनुबंधन, ऑप्शन सी है सजा, ऑप्शन डी है क्रिया और ऑप्शन ई है सामाजिक अनुभव। तो बताइए इसमें हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है कि फर्स्ट, सेकंड, 4, 5, ऑप्शन बी है सेकंड, थर्ड, 4, ऑप्शन सी है थर्ड, 4, 5, ऑप्शन डी है 1 सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5। वो तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन में। हमारा कोई भी आंसर सही नहीं है क्योंकि इसमें हमें बोनस अंक प्रदान किया गया था, यानी कि वो सभी बच्चे जिन्होंने ये क्वेश्चन लगाया था उसमें इन्हें बोनस अंक मिला था। वही व्याख्या कह रही है कि संज्ञानात्मक विकास जानकारी के मौजूदा भंडार में नए तथ्यों और विचारों को जोड़ने से कहीं अधिक है। पियाजे के अनुसार हमारी चिंतन प्रक्रिया मौलिक रूप से कैसी होती है? बदलती है, हालांकि धीरे धीरे जन्म से परिपक्वता तक, क्योंकि हम लगातार विश्व यानी कि समाज को क्या करते हैं? समझने का प्रयास करते हैं। पियाजे ने बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले कितने कारक बताए हैं? 4 कारक बताए हैं। तो वो कौन कौन से 4 कारक हैं जरा देख लीजिए। पहला है परिपक्वता, दूसरा है क्रियाशीलता एक्टिविटी, तीसरा है सामाजिक अनुभव सोशल एक्सपीरियंस, चौथा है संतुलन। अच्छा, परिपक्वता क्या होता है? बच्चा बड़ा होता है और उसकी जैविक प्रक्रिया चिंतन स्वरूप को बदल देते हैं। बच्चा क्या होता है? जब बड़ा हो जाता है तो जो जैविक प्रक्रिया होती है वो चिंतन स्वरूप को बदल देती है, वो परिपक्वता कहलाता है। फिर हमारी एक्टिविटी आती है, उसमें क्या होता है? बच्चे पर्यावरण पर क्रिया करके हैं क्योंकि वे अन्वेषण, परीक्षण और निरीक्षण करते हैं। सामाजिक यानी सोशल एक्सपीरियंस क्या होता है? बच्चे संचरण के माध्यम से दूसरों को सीखते हैं, ठीक है। और संतुलन में क्या होता है? चिंतन में बुनियादी प्रवृत्तियों के भी संतुलन की खोज करने की प्रवृत्ति है, ठीक है। तो इसमें सबको क्या मिला था? बोनस अंक मिला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे में डालते हैं तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चाइल्ड हु बिलीव्स दैट वाटर व्हेन फ्लूड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर gains or lose in quantity depending on the shape of the second container। सो ऑप्शन ए है कि बच्चों में संरक्षण के कौशल नहीं है, हैज़ नॉट अटेंड कंजर्वेशन। दूसरा है कि बच्चों ने वस्तु स्थायित्व नहीं हासिल की है, हैज़ नॉट मास्टर्ड ऑब्जेक्ट मैंस। तीसरा है कि जीववादी सोच बच्चों के विचार को सीमित करती है, इज लिमिटेड इन थिंकिंग ड्यू टू एनिमिज्म। तीसरा है कि बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया करने में अक्षम है, इज अनेबल टू परफॉर्म सेरिएशन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कि बच्चों में संरक्षण के कौशल नहीं है, यानी हैज़ नॉट अटेंड कंजर्वेशन। हमारी व्याख्या कह रही है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को विचार की अपरिवर्तनता, संरक्षण की अवधारणा के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा विचारों के केंद्रीकरण से संघर्ष करना पड़ता है। संरक्षण इस विचार को संदर्भित करता है कि आकार में परिवर्तन के बावजूद मात्रा जो होती है वो समान रहती है, यानी कि क्या बताता है कि आकार में परिवर्तन होता है लेकिन मात्रा जो होती है वो सेम ही होती है। उदाहरण के लिए जो जीन पियाजे हैं उन्होंने कहा था कि उस बच्चे की सोच में संरक्षण कौशल नहीं हो सकता जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे में डाला जाता है तो पानी की मात्रा बर्तन के अनुसार कम या बढ़ जाती है। यानी कि जो बच्चा होता है वो सोचता है कि अगर गिलास बड़ा है और हमने पानी उसमें डाला तो पानी जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, गिलास छोटा है और पानी हमने उसमें डाला तो पानी कम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय पियाजे इज। ऑप्शन ए है संवेदी चालक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, आमूर्त संक्रियात्मक चरण, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है कि पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, संवेदी चालक चरण और आमूर्त संक्रियात्मक चरण। तीसरा है कि आमूर्त संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण और संवेदी चालक चरण।
चौथा है कि संवेदी चालक चरण, मूल संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण और आमूल संक्रियात्मक चरण। जैसे आप जानते हैं जो जीन पियाजे थे उनके कितने चरण हैं, टोटल 4 हैं। कौन कौन सा? पहला था संवेदीगामक चरण जो 0 से 2 वर्ष तक था। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक चरण जो 2 से 7 वर्ष तक था। तीसरा है मूल संक्रियात्मक चरण जो 7 से 11 वर्ष तक था। चौथा है आमूल संक्रियात्मक चरण जो 11 से किशोरावस्था तक था। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? देखो संवेदी चालक जमा पूरक, मूर्त और अमूर्त ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कई सारे चरण होते हैं, उनकी विभिन्न दरों पर होता है। बच्चे और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया के माध्यम से संज्ञान विकसित होता है। संज्ञान कैसा विकसित होता है? जो बच्चे और पर्यावरण होते हैं उनके बीच आपस में क्रिया करने के माध्यम से। पियाजे का सिद्धांत न केवल ये समझने पर केंद्रित है कि बच्चे कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि बच्चे की बुद्धि प्रकृति को भी समझने पर क्या होता है? केंद्रित होता है। ठीक है, इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4 दी हैं। मैंने इसके बारे में आपको बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छे से याद कर लेना क्योंकि बार बार ये एग्जाम में आती हैं। पहली है संवेदीगामक चालक चरण जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक चरण 2 से 7 वर्ष। तीसरी है मूल संक्रियात्मक चरण 7 से 11 वर्ष। और चौथी है आमूल संक्रियात्मक चरण 11 वर्ष या फिर उससे अधिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई गई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, ये सोच कर के खाने से वे पकड़ी जा सकती है। कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो कोहल वर्ग से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कोहल वर्ग से भी याद करके जाना। कोहल वर्ग, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, इन चैप्टर्स को अच्छे से लर्न कर देना। पहला है यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास यानी इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। दूसरा है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तीसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यूनिवर्सल इथेटिकल प्रिंसिपल्स। और चौथा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, आज्ञाकारिता, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। नेहा होती है वो खुद को अपनी माँ जो नेहा की जो माँ होती है वो मिठाई लेकर आती है। नेहा उसे खाना चाहती है पर खाती नहीं है, वो अपने आप को रोक देती है ये सोचकर कि माँ ने मुझे सजा देंगे अगर मैंने उनकी माँ ने आज्ञा दी होगी कोई इस मिठाई को नहीं खाएगा, मेहमानों के लिए है, और अगर मैंने खा ली तो मुझे सजा मिलेगी। इसीलिए सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कोहल वर्ग ने 3 चरणों या नैतिक तरह के स्तरों की पहचान की। कोहल वर्ग ने कितने चरण दिए थे? 3 चरण दिए थे। कौन कौन से? ऑप्शन ए है प्री कन्वेंशनल यानी कि पूर्व पारंपरिक, ऑप्शन बी है कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक, तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल यानी कि उत्तर पारंपरिक। ठीक है, कितने चरण दिए हैं? 3 चरण दिए हैं, जिसमें प्रत्येक को 2 चरणों में विभाजित किया गया है। दिए गए प्रश्न में नेहा जो होती है वह खुद को अपनी माँ द्वारा लाई गई मिठाई होती है उसको मेहमानों के लिए रखती है और खुद को खाने नहीं देती, अपने आप को रोक देती है ये सोचने की अगर मैं कहीं पकड़ेगी, माँ ने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे सजा और आज्ञाकारिता वाले विन्यास में आ जाते हैं, मुझे सजा मिलेगी क्योंकि मैंने आज्ञा का अवहेलना की है। ठीक है, तो ये कोहल वर्ग के कौन से है? नैतिक विकास की सजा और आज्ञाकारिता में है। सजा और आज्ञाकारिता जो होती है वो पूर्व पारंपरिक स्तर के नैतिक विकास के किसी के भीतर परिणामों से निर्धारित होती है, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा, मतलब चाहे वो अच्छे के लिए हो यानी कि तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा, चाहे वो बुरे के लिए हो यानी तुम्हें दंड दिया जाएगा। ठीक है, दंड से बचना और प्राधिकारी के सामने झुकना सकारात्मक रूप से मूल्यवान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एज पर डेज थ्योरी चिल्ड्रन लर्न थ्रू इंट्रैक्शंस विद मोर नॉलेज पीयर्स एंड अडल्ट, यानी कि किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ऑप्शन ए है लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी है जीन पियाजे, ऑप्शन सी है हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन डी है लॉरेंस कोहलबर्ग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले जो समकक्षी व वयस्क होते हैं उनसे अंतःक्रिया क्या करते हैं? अंतःक्रिया से सीखते हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सोवियत संघ मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृत सिद्धांत को प्रतिपादित किया।
कहाँ के हैं लेव वाइगोत्स्की? सोवियत संघ के हैं। ठीक है, उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत का तात्पर्य होता है कि समाज में संपर्क के माध्यम से जो होते हैं बच्चे उसमें महत्वपूर्ण तरीके से सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के विकास और सीखने में अपने समकक्षी व समवयस्कों के साथ बातचीत का महत्वपूर्ण महत्व होता है। बच्चे जो होते हैं वो उनके साथ में जो रह रहे होते हैं उनसे अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बच्चे कुशल और जानकार लोगों के साथ बातचीत को सहयोग के माध्यम से सीख लेते हैं। अच्छा, लेव वाइगोत्स्की ने अंतःक्रिया के महत्व को 3 अवधारणाओं में प्रस्तुत किया है। कम से कम कितनी धारणाएं दी हैं इन्होंने? 3 धारणाएं। पहली है अधिक जानकार अन्य, दूसरी है माचान पाठ जिन्हें स्कैट फोल्डिंग कहते हैं, और तीसरा है समवस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? व्हाट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की? ऑप्शन ए है अनुकूलन, कंडीशनिंग, ऑप्शन बी है पुनर्वलन यानी कि रेनफोर्समेंट, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक परिवेश यानी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन डी है अनुवांशिकता यानी कि हेरेडिटी। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट यानी सांस्कृतिक परिवेश। वाइगोत्स्की के अनुसार जो सांस्कृतिक परिवेश है वो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। सांस्कृतिक परिवेश महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि बच्चे जो होते हैं वो विशिष्ट शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों जो उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ या परिवेश में बड़े होते हैं। ठीक है, जो सभी उनके बचपन को प्रभावित करती हैं। ये सभी क्या करते हैं? बच्चों का जो बचपन होता है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, यानी सभी चीज़ें उस पर इफेक्ट डालती हैं। एक शोध हुआ है, यानी कि एक सर्वे हुआ है, उससे पता चला है कि बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश उनके विकास पर कैसा प्रभाव डालती है? बहुत ही बड़ा प्रभाव डालती है। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सांस्कृतिक परिवेश में संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। सांस्कृतिक संदर्भ उस समाज से संबंधित होता है जहाँ बच्चों का पालन पोषण होता है और संस्कृति व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है, इनमें सीखे हुए मूल्य और लोगों के समूह के बीच साझा किए जाने वाले दृष्टिकोण शामिल है। इसमें उनमें विश्वास, अर्थ, रीति रिवाज, विचार, भाषा, मानदंड शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये हार्वर्ड गार्डनर का है और हार्वर्ड गार्डनर से भी क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो इसको भी अच्छे से लर्न कर देना। क्या क्या आपको है? लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, इन सब के बारे में अच्छे से टॉपिक याद कर लेना। एक बार कर लेंगे ना तो बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एग्जाम तक इन सबसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? ऑप्शन ए है कि तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता यानी लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी है शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि वर्डली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, तीसरा है अंतःव्यक्तित्व बुद्धि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, चौथा है भाषाई बुद्धि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि यानी वर्डली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत में हमारे शरीर और वस्तुएं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि जो मनोवैज्ञानिक हैं हार्वर्ड गार्डनर, उन्होंने बहुबुद्धि के सिद्धांत को विकसित किया। किसके सिद्धांत को इन्होंने विकसित किया? बहुबुद्धि सिद्धांत के विकास को विकसित किया। उन्होंने निर्धारित किया कि बुद्धि के 8 विशिष्ट प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 8 विशिष्ट प्रकार होते हैं बुद्धि के। ठीक है, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुएं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि कहा है। और शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि वस्तुओं में हेरफेर करने के लिए और विभिन्न प्रकार के शारीरिक कौशल का उपयोग करने की क्या होती है? कैपेसिटी यानी क्षमता होती है। इस बुद्धिमत्ता में मन, शरीर मिलन के माध्यम से समय की भावना और कौशल की पूर्णता भी शामिल होती है। एथलीट, नर्तक, सर्जन, शिल्पकार अच्छी तरह से
विकसित शरीर गतिज बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा ये जो एथलीट होते हैं उनके पास कौन सी बुद्धि होती है, नर्तक होते हैं उनके पास कौन सी बुद्धि होती है, सृजन होते हैं, शिल्पकार होते हैं तो इनके पास शारीरिक गतिज बुद्धि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है। विजुअल स्पेक्टिकल इंटेलिजेंस इंक्लूड्स, ऑप्शन ए है कि छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। ऑप्शन बी है ले, ताल, मीटर, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन सी है कहानियों और कविताओं को समझने व गढ़ने की क्षमता। और चौथा है कि प्राकृतिक रूपों जैसे कि जानवरों और पौधों की प्रजातियों, चट्टानों और पर्वत प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता। तो बताइए दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता ही दृश्य स्थानिक बुद्धि में शामिल है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि बहुबुद्धि यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत जिसमें 8 अलग अलग प्रकार की बुद्धि शामिल है, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गर्नर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गर्नर द्वारा प्रतिपादित किया, जिसमें 8 अलग अलग प्रकार की बुद्धि बताई गई हैं। उसमें ही एक बुद्धि होती है दृश्य स्थानिक बुद्धि, जिसमें छवियाँ और जो चित्र होते हैं उसमें सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता यानी कैपेसिटी शामिल है। ठीक है, ऐसे लोग स्थानिक अभिविन्यास में अच्छे होते हैं और दृश्य चित्र और पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, ये मन की आंखों से दुनिया को आसानी से कल्पना कर सकते हैं। मन की आंखों से क्या करते हैं, दुनिया की कल्पना आसानी से कर सकते हैं और अपनी धारणा के आधार पर परिवेश को संशोधित कर सकते हैं और अपने दृश्य अनुभवों के पहलुओं को फिर से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये छवियाँ, आकृतियों, चेहरों, बारीक विवरणों को याद करने और विभिन्न कोणों से चीज़ों की कल्पना करने में भी काफ़ी अच्छे होते हैं। उच्च दृश्य स्थानिक बुद्धि वाले लोग जो होते हैं वो आर्किटेक्ट, चित्रकार, इंटीरियर डिजाइनर, पायलट, नाविक आदि होने की संभावना रखते हैं। जिनके पास उच्च स्थानिक बुद्धि होती है वह कौन से में निपुण होते हैं, आर्किटेक्ट में, चित्रकार में, इंटीरियर डिजाइनर में, पायलट, नाविक आदि में ज़्यादा संभावना रखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है को एजुकेशन क्लास बी स्ट्रॉन्ग एंड डोंट बी बिहेव मेकली लाइक गर्ल्स वुड इनकरेज, यानी से शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी मजबूत बनो, लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा। ऑप्शन ए है जेंडर समता, जेंडर इक्वालिटी। ऑप्शन बी है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर रूढ़िवादिता। ऑप्शन सी है जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी। ऑप्शन डी है जेंडर समानता, जेंडर इक्वालिटी। सेंस हो जाएगा ऑप्शन बी जेंडर रूढ़िवादिता, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। ठीक है, सही शिक्षा कक्षा में लड़कों की तरह एक शिक्षक की टिप्पणी क्या होती है कि लड़कों होते हैं तुम मजबूत बनो, क्योंकि लड़के तो मजबूत होते हैं और लड़कियां जो होती हैं वो नम्र होती हैं, तो तुम लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता होती है। तो सबसे पहले याद रखो कि जेंडर रूढ़िवादिता होती क्या है। अच्छा, एक बहुत लंबे समय तक एक धारणा चली आ रही थी कि जो लड़कियाँ होती हैं वो बहुत ही नम्र होती हैं, कोमल स्वभाव की होती हैं, धीरे बोलती हैं, धीरे चलती हैं और ज़्यादा जवान नहीं लड़ाती हैं। लेकिन जो लड़के होते हैं वो थोड़े कठोर स्वभाव के होते हैं, वो मतलब सबसे आगे चलते हैं और वो देखो जहाँ देखो वहाँ लड़ाई झगड़े भी कर सकते हैं और वो कुकिंग नहीं कर सकते, खाना नहीं पका सकते। लड़कियों को खाना पकाना होता है, वो बाइक चलाते हैं, लड़कियाँ बाइक नहीं चलाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती हैं। लेकिन आजकल जो है इस कप को ऐसा कुछ नहीं रह गया, तो जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ने वाले टीचर्स होने चाहिए, ना कि बढ़ावा देने वाले। ठीक है, व्याख्या कह रही है कि जेंडर रूढ़िवादिता किसी व्यक्ति के बारे में इसके लिंग के आधार पर बनाई गई धारणा होती है, जो समाज में उसकी जो विशेषताएं, व्यवहार और जिम्मेदारियां होती हैं उनको लिंग के अनुसार परिभाषित करती हैं। जैसे कि सिर्फ शिक्षा कक्षों में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी थी कि मजबूत बनो, लड़कियों के व्यवहार मत करो, ये जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा था। इस तरह से ये भी हो सकता है कि तुम लड़के हो, तुम खाना नहीं बना सकते, और तुम लड़कियां हो, तुम बाइक नहीं चला सकती। ठीक है, ये सब जेंडर रूढ़िवादिता को ही बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द पेडागोजिकल स्ट्रेटजी इन अ क्लासरूम विद डिवर्स लर्निंग। ऑप्शन ए है उचित समावेशन, रीजनेबल अकोमोडेशन। ऑप्शन बी है मानकीकृत मूल्यांकन, स्टैंडर्डाइज असेसमेंट। ऑप्शन सी है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, डी कंटेक्सचुअलाइज्ड करिकुलम। ऑप्शन डी है दृष्टिकोण में अनम्यता, इनफ्लेक्सिबिलिटी इन अप्रोच। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन
ए उचित समावेशन एंड रीजनेबल अकोमोडेशन। ठीक है, विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षिक रणनीतियाँ उचित समावेशन होनी चाहिए। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षिक रणनीतियाँ उचित समावेशन होना चाहिए। समावेशी कक्षा कौन सी शिक्षा होती है? एक ऐसी शिक्षा जिसमें सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले दोनों बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, और जिस क्लासरूम में करते हैं उसे हम समावेशी कक्षा कहते हैं, जिसमें शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई और अन्य विकलांगता स्थितियों की परवाह किए बिना सभी बच्चे एक साथ शामिल होते हैं। विविध शिक्षार्थियों के साथ एक समावेशी कक्षा में सहकर्मी स्वीकृति की सुविधा के लिए सहयोगी अधिगम और संवेशकों को सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें ऐसे बच्चों को बढ़ावा दिया जाता है जो कैसे भी बैकग्राउंड से होते हैं। ठीक है, इसमें भेदभाव नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेटेड टू असेसमेंट फॉर लर्निंग? ऑप्शन ए है कि मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता किया जा सकता है। सिंगल स्ट्रेटजी ऑफ असेसमेंट कैन प्रोवाइड अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ चाइल्ड्स प्रोग्रेस एंड लर्निंग। दूसरा है ये सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। इट सर्व्स टू ऑब्जर्व चेंज इन लर्निंग प्रोग्रेस ओवर टाइम। तीसरा है ये बच्चों की व्यक्तिगत व विशिष्ट जरूरतों को नहीं पहचानता। इट डज नॉट आइडेंटिफाई इंडिविजुअल एंड स्पेसिफिक नीड्स टू ऑल चिल्ड्रन। और चौथा है शिक्षकों को मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है। इट हेल्प्स टीचर्स टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रंस हु आर मेंटली रिटायर्ड। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सीखने में होने वाले बदलावों का अवलोकन करता है। हमारी व्याख्या कह रही है कि मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य के लिए जानकारी को एकत्र करने, उसे प्राप्त करने और उपयोग करने की एक प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन छात्र के सीखने की क्षमता का निर्णय लेने की जानकारी एकत्र करने का एक व्यवस्थित तरीका है। सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करने से होता है। इस मूल्यांकन में क्या होता है कि शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों की क्या प्रगति होती है, कितना वो सीखते हैं, कितना उन्हें सीखना अभी बाकी है, क्या क्या प्रोसेस करें जिससे वो अच्छे से सीख सकें, इन सब में चीजें की जाती हैं। ठीक है, उनकी सीखने की जरूरतों जानने, उचित रणनीति का चयन करने के अंतर को भरने में भी मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एम ऑफ असेसमेंट शुड बी टू, यानी मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए छात्रों में भय और तनाव पैदा करना, इंड्यूस फियर एंड स्ट्रेस इन द स्टूडेंट। ये तो निगेटिव है, निगेटिव बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरा है कि असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करना, क्रिएट फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड इन्फेरिटी। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि असुरक्षा नहीं, सुरक्षा की भावना पैदा करनी चाहिए। तीसरा है छात्रों के बीच तुलना करना, इनेबल कंपेरिजन अमोंग स्टूडेंट्स। ये भी निगेटिव आता है क्योंकि कभी एक टीचर को बच्चों के बीच तुलना नहीं करवानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। चौथा है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना, एड इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। सहायता की बात आ गई तो यही आंसर सही हो जाएगा फोर्थ वाला। हमारी व्याख्या कह रही है कि अधिगम का उद्देश्य छात्रों के सीखने में अंतराल की पहचान करके अधिगम की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों का समर्थन करने के तरीकों का पता लगाना है और छात्रों के सीखने के अंतराल को कम करने के लिए कौन से उपचारात्मक उपाय उपयुक्त होने चाहिए, जिन्हें जारी रखने या सुधारने की आवश्यकता है। मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना होता है। यानी क्या होता है कि बच्चों ने कितना सीखा है, कितना सीखना उन्हें बाकी है, क्या क्या करें कि वो अच्छे से सीख सकें और क्या क्या है डिफिकल्टीज आ रही हैं जिससे बच्चे सीख नहीं पा रहे, इन सबके हमें मूल्यांकन से ही पता चलता है। ठीक है, कि समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। ओनली स्पेशल चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम इंक्लूसिव एजुकेशन। तर्क है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाध्यता वाले शिक्षार्थियों की जरूरतों को ही पोषित किया जाए। द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ एड्रेसिंग ओनली लर्नर्स विद सम इम्पेयरमेंट। तो इसमें से हमारे सही विकल्प चुनना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है कि ए और दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन बी है ए और दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है कि और दोनों गलत हैं। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी, ए और आर दोनों गलत है, यानी बोथ ए एंड आर फॉल्स। अच्छा, क्यों गलत है? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ सामान्य कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का समागम करना है, ना कि केवल विशेष बच्चों को, क्योंकि ये सभी बच्चों को शिक्षा प्रणाली में शामिल करने के लिए संदर्भित करते हैं। अच्छा, मतलब क्या है? मतलब ये है कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य और विशेष दोनों व्यक्ति एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई ना कोई डिसेबिलिटीज है और एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल सामान्य है, तो वो दोनों बच्चे बिना किसी भेदभाव के एक साथ जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वह समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन तो इसलिए गलत हो गया क्योंकि उसने विशेष वाले कहा था। और दूसरा कथा समावेशन का दर्शन इस आधार पर बनाया गया है कि छात्रों को उनकी अद्वितीय क्षमताओं के लिए महत्व दिया जाना चाहिए। यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है जो सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई और अन्य स्थितियों की परवाह किए बिना संयोजित करती है। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा ना, तो इस तरह से दोनों तर्क गलत हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए? टू कैटर टू स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड टीचर शुड प्रैक्टिस। ऑप्शन ए है सामाजिक बहिष्कार, सोशल एक्सक्लूजन। ऑप्शन बी है सामाजिक खसीकरण। ऑप्शन सी है मानकीकृत पाठ्यक्रम, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम। ऑप्शन डी है विभेदित निसम, डिफरेंटेड इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, विभेदित निर्देश। वंचित पृष्ठभूमि को छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को विभेदित निर्देश पालन करना चाहिए। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि वंचित पृष्ठभूमि क्या होती है? ऐसे बच्चे जो ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहां उन्हें वंचित कर दिया जाता है, वहां के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को विभेदित निर्देश का पालन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक समावेशी कक्षा में विभिन्न योग्यताएं, मतलब अलग अलग योग्यताएं, उनकी संस्कृतियां, उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, उनकी अक्षमता वाले कई शिक्षार्थी होते हैं और उनका सम्मान करते हुए एक शिक्षक को चुनौतीपूर्ण, पिछड़े, दिव्यांग बच्चों सहित सभी के लिए समान शिक्षा देना होता है। यानी सभी को कैसी शिक्षा दी जाती है? एक समान शिक्षा दी जाती है। किसी प्रकार से किसी के प्रकार कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। विभेदित निर्देशात्मक रणनीतियों का उपयोग करना व्यक्तिगत छात्रों की सीखने की गति का सम्मान करना होता है। ठीक है, छात्रों की सीखने की जो गति होती है वो समान नहीं होती है। कोई बच्चा बहुत फास्ट लर्न कर लेता है और कोई बच्चा बहुत ही स्लो लर्न करता है, तो उन दोनों का सम्मान करना पड़ता है और उन्हें सही ढंग से सिखाना होता है। इस प्रकार हम विचार कर सकते हैं कि विभिन्न शिक्षण शैलियाँ विविध कक्षाओं में छात्रों के सीखने की सुविधा जो होती है वो प्रदान करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक गति विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है? This is an example of technology to add mobility for students with locomotor disability. ऑप्शन ए है पहिया कुर्सी, व्हील चेयर। ऑप्शन बी है बड़ी मुद्रण वाली किताबें, लार्ज प्रिंट बुक्स। ऑप्शन सी है शब्द भविष्यवाणी वाला सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रेडिकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी है स्पर्श सामग्री, टैक्टल मटेरियल्स। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहिया कुर्सी यानी कि व्हील चेयर। ठीक है, व्हील चेयर जो होती है वो शारीरिक गति विकलांगता से जूझ रहा जो विद्यार्थी है उसके लिए गतिशील सहायक तकनीक का उदाहरण है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सामान्य अर्थों में शारीरिक गति विकलांगता ऐसी शारीरिक और मानसिक अक्षमता होती है जिसके चलते कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तरह किसी कार्य को करने में अक्षम होता है। यानी कि क्या होता है, जो शारीरिक गति विकलांगता एक ऐसी विकलांगता होती है जो मानसिक और या फिर शारीरिक अक्षमता होती है जिसके चलते क्या होता है, कोई सामान्य व्यक्ति होता है वो दूसरे, इसमें क्या होता है, इस जूझ रहा जो विद्यार्थी होता है वो सामान्य व्यक्ति की तरह कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे कि सामान्य व्यक्ति काम कर पाते हैं वैसा करने में वो अक्षम होता है, यानी कि नहीं कर पाता है। शारीरिक गति विकलांगता से जूझ रहे विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है पहिया कुर्सी यानी कि व्हील चेयर। शारीरिक गति विकलांगता वाले छात्रों के सफल समावेश बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, क्योंकि समावेश तभी सफल होता है जब विद्यालय बच्चों की सीखने की जरूरतों के लिए उचित रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। यानी कि तभी बच्चे सब सीखते हैं जब विद्यालय उसकी हेल्प करता है। बच्चे जैसे होते हैं जो चल नहीं पाता उनके लिए ऐसे बनवाते हैं, व्हील चेयर वगैरह देते हैं जिससे वो आसानी से चल सके, अलग अलग वातावरण प्रदान करते हैं। भूतल पर कक्षाएं आवंटित करने का प्रावधान उन्हें विभिन्न शिक्षण गतिविधियों में आसानी से भाग लेने और स्वतंत्र रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में मदद करेगा। अच्छा, चौथी मंजिल पे आपने क्या रखा है कि क्लासेस रखी है, बच्चा डिसेबल है, ऊपर नहीं जा सकता तो उसको तो क्लासेस नहीं मिल पाएंगी ना, और
जाने में उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होगी, तो कैसे जा पाएगा वो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि भूतल यानी कि सबसे नीचे ही क्लासेस जो है उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, और भी कई उन्हें हेल्प दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयाँ किन छात्रों की विशिष्ट विशेषताएं हैं। डिफिकल्टीज इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड कंप्यूटेशंस आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद। ऑप्शन ए गुणज वैकल्य डिस्कैलकुलिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इससे तो डेफिनेटली सीटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ऑप्शन ए है डिसलेक्सिया पठन वैकल्य, ऑप्शन सी है डिस्ग्राफिया लेखन वैकल्य, ऑप्शन डी है ऑटिज्म यानी कि संवलीनता। तो गणितीय अवधारणाएं और गणना करने में कठिनाइयां हो रही, तो हर बार हम आपको बताते हैं, पिछली बार भी प्रीवियस ईयर में बताए थे, और इसी एग्जाम में क्वेश्चन भी आए थे। मैंने आपको बताया था जहाँ पे गणित आ जाए वहाँ पे गुणा भाग आएगा तो गुणज आ जाएगा, ठीक है। गा से गणित और गा से गुणज, तो जहाँ पे मैथमेटिक्स वगैरह यानी गणित ही होती है वहाँ पे क्या होता है, गुणज होता है यानी कि डिसकैलकुलिया होती है। अगर उसकी गणितीय अवधारणा और गणना करने में कठिनाई होती है तो उसे डिसकैलकुलिया यानी गुणज वैकल्य होगी, ठीक है। पढ़ने में होगी तो डिसलेक्सिया होता, लिखने में होता है तो डिस्ग्राफिया होता, ठीक है। तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयाँ गुणज वैकल्य वाले छात्रों की क्या होती है, विशेषताएं, ठीक है। डिसकैलकुलिया गुणज वैकल्य एक गणितीय अक्षमता है। कैसी अक्षमता है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड इन्हें प्रॉब्लम होती है। शिक्षार्थी जो होता है वो अच्छे से गुणा भाग वगैरह नहीं कर पाता, नंबर में उन्हें समस्या होती है। इसमें क्या क्या हो सकता है कि उन्हें गिनने में कठिनाई होती है, जैसे हम जो नोट वगैरह हैं या कुछ भी हैं गुणा भाग ये सब गिनते हुए चले जाते हैं पर वो नहीं गिन पाते हैं, जिन्हें डिसकैलकुलिया होती है। चीज़ों को क्रम में व्यवस्थित करने में कठिनाई होती है, क्रम से कुछ चीज़ें ऐसे ऐसे रखी होती है तो वो क्रम से उन चीज़ों को नहीं रख पाते हैं। मात्रा, स्थानीय मान और सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही अवधारणाओं को समझने में उन्हें क्या होती है, कठिनाई। ना तो वे पॉजिटिव चीज़ें समझ पाते हैं, ना तो वो निगेटिव में, ना तो मात्रा ना ही स्थानीय मान, इन सभी चीज़ों को नहीं समझ पाते, उन्हें समझने क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रचनात्मक बच्चों के विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन इंक्लूड। ऑप्शन ए है विचारों की अनम्यता, रिगिडिटी फॉर आइडियाज। ऑप्शन बी है ऊब के लिए उच्च सहिष्णुता, हाई टॉलरेंस फॉर बॉर्डम। ऑप्शन सी है जटिलता के लिए वरीयता, प्रीफरेंस फॉर कॉम्प्लेक्सिटी। ऑप्शन डी हमारा है अभिसारी सोच, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जटिलता के लिए वरीयता, प्रेफरेंस फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में ये शामिल है। हमारी व्याख्या कह रही है कि रचनात्मक बच्चे वे होते हैं जो कि कई क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन क्षमता दिखाते हैं। अच्छा, ऐसे बच्चे क्या होते हैं, ऐसे बच्चे हम रचनात्मक बच्चे कहलाते हैं जो कई सारे क्षेत्रों में अपना उच्च प्रदर्शन करते हैं। वो क्या करते हैं, कभी ड्राइंग में अच्छे होते हैं, कभी मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं, कोई डांस में अच्छा होता है, कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, मतलब कई सारे गुण उनमें होते हैं और सब में वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो वो बच्चे होते हैं रचनात्मक बच्चे। जैसे कि कलात्मक और रचनात्मक कार्य, नेतृत्व की गुणवत्ता, अवलोकन की उत्सुकता आदि। कलात्मक मतलब ड्राइंग वगैरह में अच्छे होंगे, या फिर कोई भी चीज़ है उसको कला करने में अच्छे होंगे, पेंटिंग वगैरह में अच्छे होंगे, रचना करते होंगे, क्रिएटिविटी उनके अंदर होगी। पुराने पुराने आइडियाज़ जो होंगे उनको नए आइडियाज़ का रूप दे देकर पुरानी चीज़ों को नया बना देते होंगे। नेतृत्व करने की गुण होता है उनमें। कहते कई सारे बच्चे क्या होते हैं, उनकी नेतृत्व करने की क्षमता होती है। तब ये क्षमता क्या होती है, मान यहाँ पे ना क्या 4 बच्चे हैं, ठीक है, चारों एक ही उम्र के हैं और एक ही क्लास में पढ़ते हैं, पर इसमें से जो एक बच्चा होगा वो तीनों को कुछ ना कुछ बताएगा कि तुम ऐसे काम करो, तुम ऐसे काम करो, तुम ऐसे काम करो, जाओ तुम ये वाले फॉर्म फिल करो, तो मतलब इस तरह से काम करोगे तो ये अच्छा होगा, इस तरह से करोगे तो अच्छा होगा। मतलब इसमें नेतृत्व करने की क्षमता होगी। ये तीनों बच्चों को अपने साथ में लेकर चलेगा। ये क्या बनेगा, इसमें कैप्टन बनेगा, ठीक है। ये कि तुम जो क्लास में कुछ लोग होते हैं मॉनिटर होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो नेतृत्व करने की उनके अंदर गुण होता है, तो वही गुण होता है रचनात्मक बच्चों में। अवलोकन करने की उत्सुकता आदि। फिर क्या होता है, मौलिक विचार और अभिव्यक्ति का होना, उनमें मौलिक विचार आते हैं, वो अपनी चीज़ों को अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं। असंभव चीज़ों के बीच संबंध का होना, जैसे कि इन दोनों चीज़ों के बीच में असंभव कोई भी संबंध नहीं है, फिर भी इनके बीच में कोई ना संबंध वो लेकर ही आ जाएंगे। जिज्ञासा, बहिमुखी और स्वभाव में महत्वाकांक्षी होते हैं। जिज्ञासा मतलब नई नई चीज़ें जो होती हैं उनको जानने की इनके अंदर रुचि पैदा होती है। चाहे वो
ये लोग ना रट्टू तोता नहीं होते हैं, किसी भी चीज़ को समझना चाहते हैं, ना कि उन्हें सिर्फ रटना चाहते हैं। अगर मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो ये जानेंगे ये प्रॉब्लम क्यों है, अगर साइंस में कुछ भी है तो जानेंगे क्यों है। ठीक है, यानी कि जब उनके अंदर जिज्ञासा होती है नई नई चीज़ों को जानने की, वो बहिर्मुखी होते हैं, यानी सभी के साथ अच्छा संबंध बनाकर चलते हैं और स्वभाव में भी महत्वाकांक्षी होते हैं। इसके अतिरिक्त जल्दी से सोचने और समस्याओं को नए नवीन तरीके से हल करने में रुचि का होना, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको जल्दी से सोच लेते हैं, उसे कैसे हल किया जाता है उसके लिए नए तरीकों को खोजते हैं, पुरानी पद्धति से नहीं चलते हैं, अपनी खुद की पद्धति बनाते हैं। जटिलता के लिए वरीयता का होना, ठीक है, ये सब होती है रचनात्मक बच्चों की विशेषताएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम में क्या सम्मिलित है। मीनिंगफुल लर्निंग इन्वॉल्व्स, ऑप्शन ए है पुरस्कार और दंड का प्रावधान, प्रोविजंस ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ऑप्शन बी है एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर, अपॉर्चुनिटीज टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, ऑप्शन सी है सीखने के तरीकों पर विचार, रिफ्लेक्शंस और लर्निंग हाउ टू लर्न, ऑप्शन डी है साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर, अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपटीशन विद पीयर्स। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें ना हमारा एक दो ऑप्शन सही है, एक तो है सीखने के तरीकों पर विचार, यानी कि अर्थपूर्ण अधिगम में सीखने के तरीकों पर विचार, रिफ्लेक्शंस और लर्निंग हाउ टू लर्न, और ऑप्शन डी साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर, अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपटीशन विद पीयर्स। ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको बोनस अंक मिले थे क्योंकि इसमें आपके दोनों ऑप्शन सही थे। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि अर्थपूर्ण अधिगम यह महसूस कराता है कि किसी अवधारणा, विचार, सिद्धांत, सूत्र या तर्क के सभी भाग एक साथ होते हैं। इसमें विश्लेषण, गहन चिंतन और समस्या समाधान की क्या होती है, प्रक्रिया जो होती है वो शामिल होती है। इसमें कैसी प्रक्रिया होती है, विश्लेषण करने की, गहन चिंतन करने की, समस्याओं के समाधान की। अधिगम के दौरान शिक्षक को सूचना का विश्लेषण करने में मदद करनी चाहिए ताकि छात्र जो होते हैं उनके बारे में क्या कर सके, थिंकिंग कर सकें और गहन चिंतन भी उनके अंदर विकसित कर सकें। जब बच्चे गहन चिंतन करने लगेंगे तो कोई भी समस्या यानी कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके सोल्यूशन में उनका उपयोग भी कर सकेंगे। ठीक है, अर्थपूर्ण अधिगम में सम्मिलित है एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर और सीखने के तरीकों पर विचार, ये दोनों इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहां पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज वन वेयर टेक्स्ट बुक इज द सेंटर ऑफ ऑल लर्निंग। दूसरा है कि माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। स्टूडेंट इन मिडिल स्कूल लर्न बेस्ट व्हेन आस्क्ड टू रीड द टेक्स्ट एज इट इज। तो इसमें हमारा सही विकल्प चुनना है। पहला है कि दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है, दूसरा है सही तो है पर व्याख्या सही नहीं कर रहा है, तीसरा हमारा कह रहा है कि ये सही है और गलत है, और चौथा कह रहा है कि और दोनों गलत हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है, यानी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो क्यों गलत है जरा देख लेते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में शिक्षार्थी या फिर बच्चे जो होते हैं वो शैक्षिक कार्यक्रम का मुख्य केंद्र बिंदु होते हैं, ना कि कौन होता है, पाठ्य पुस्तक नहीं होती, कौन होते हैं, बच्चे होते हैं। इसका समग्र लक्ष्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, न कि केवल ज्ञान प्राप्त करना। मतलब इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो सेंटर में होते हैं, उसकी जो पाठ्य पुस्तक होती है वो सेंटर में नहीं होती है। इसमें सिर्फ जो पाठ है उसको खत्म करने पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है कि एक जो बच्चा है उसका विकास सही से हो। ठीक है, अगर केवल उसे रट्टू तोता बनाना ये नहीं है। इस प्रकार कथन जो है वो गलत है। कहता माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। ये तर्क भी कैसे होती है, गलत, क्योंकि 2005 यानी कि 2005 में एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने स्पष्ट भी कर दिया था कि शिक्षार्थियों की सीखने की क्रिया में उनकी क्या होती है, भागीदारी सीखने के श्रेष्ठतम परिणाम पाने की कुंजी होती है, इसलिए और दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम इन्हें सोशियो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम लर्निंग। ऑप्शन ए है कि बच्चों के व्यवहार में स्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन है, इज अ परमानेंट मिसरेबल चेंज इज चाइल्ड्स बिहेवियर। ऑप्शन बी है ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है, इज अ प्रोसेस ऑफ को कंस्ट्रक्शंस ऑफ नॉलेज। ऑप्शन सी है एक उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म से होता है, हैपेंस बाय पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ऑप्शन डी है तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्वलन पेशकश की जाती है, टेक्स प्लेस व्हेन द स्टूडेंट्स आर ऑफर्ड पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है,
इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम, हमारी व्याख्या भी कह रही है एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है। सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य की विशेषताएं इस प्रकार है। ज्ञान पूरी तरह से ज्ञात और निश्चित नहीं होता है, इसमें जो ज्ञान होता है वो पूरी तरह से पता नहीं चल पाता है, यानी कि ना तो वो निश्चित होता है ना ही वो हमें इसके बारे में पूरी तरह से ज्ञात होता है। अधिगमकर्ता अनुभवों के माध्यम से ज्ञान के व्यक्तिगत निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जो अधिगमकर्ता होते हैं वो क्या करते हैं, जो अनुभव होते हैं उनके माध्यम से जो ज्ञान का व्यवस्थित निर्माण होता है उसमें एक पॉजिटिव की भूमिका निभाते हैं, ना कि निगेटिव की। ठीक है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। कैसी होती है, सबसे पहले तो याद रखना ये हमारा सीटेट है और सीटेट की एग्जाम में पॉजिटिव वर्ड को ही लेना चाहिए, निगेटिव वर्ड नहीं होंगे। क्रिया है एक समाज की प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता ऐसे अर्थ का निर्माण करता है जो पूर्व ज्ञान और नवीन अधिगम की घटनाओं की अंतःक्रिया शिक्षकों की मदद से क्या होता है, प्रभावित होता है, और यह अधिगमकर्ता की विशिष्टता और जटिलता को भी स्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होने चाहिए। शुड बी द बेस्ट कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग। पहला है अनुकूलन और पुनर्वलन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कंडीशनिंग एंड रेनफोर्समेंट। ऑप्शन बी है प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद। ऑप्शन सी है सहयोग और सहकार्यात्मकता, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। ऑप्शन डी है पृथक्करण व नामीकरण यानी सेग्रेगेशन एंड लेबलिंग। तो बताइए अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले निगेटिव को हटाओ। इसने क्या कहा है कि नामकरण मतलब उन्हें लेवल दे देना और सेग्रेगेशन यानी कि अलग अलग कर देना। तो सीटेट की एग्जाम में या फिर सीटेट का एग्जाम क्या यूपी टेट का किसी का भी एग्जाम हो, अपने माइंड में एक चीज लगा के रखो कि आप अगर टीचर हो तो आप बच्चों को अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज अपनाओ। यहाँ आप बच्चों को अलग अलग नहीं कर सकते, ना ही उन्हें लेवल दे सकते हो कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत ही अच्छा करोगे, तुम बहुत ही बेकार हो, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं, तो ये सब आप नहीं कर सकते। तो जहाँ पर नेमीकरण वाली हो वो हटा दो। प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद, किसी भी बच्चे को कभी प्रतिस्पर्धा नहीं देनी चाहिए। कम सीखता हो, चाहे वो ज़्यादा सीखता हो, चाहे बहुत अच्छा हो, चाहे वो बिल्कुल बेकार हो, लेकिन आपको प्रतिस्पर्धा नहीं करा सकते हैं कि तुम बहुत अच्छा करोगे। तुम्हें कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है, सहयोग वातावरण देना चाहिए, न कि कंपटीशन को। ये भी हट गया। अनुकूलन और पुनर्वलन के सिद्धांत ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहयोग और सकारात्मकता, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, तो हमें किसको बढ़ावा देना चाहिए, अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण में सहयोग और सहकारात्मकता को वातावरण को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, आप भी अगर अपनी लाइफ में एक अच्छा टीचर बनना चाहिए तो आपको बच्चों के भी सहयोग का वातावरण देना चाहिए, ना कि उनके अंदर प्रतिस्पर्धा या फिर उन्हें किसी भी तरह के लेवल प्रदान करना चाहिए। तो वो सब गलत होता है। व्याख्या कह रही है कि कक्षा का वातावरण उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक है जो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी हैं। कक्षा का वातावरण अधिगम और अवधारणा के प्रति जो छात्र की रुचि होती है, जो उनकी जिज्ञासा होती है, उनको क्या करता है, तय करता है। कक्षा का वातावरण सहयोग और सकारात्मक अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण क्या क्या होने चाहिए, आधार होने चाहिए, सहयोग और सकारात्मकता। साथ ही बच्चों के साथ में क्या करनी चाहिए, भागीदारी करनी चाहिए, सहभागिता पर ध्यान देना चाहिए, ये सब इनके साथ करना चाहिए। उनका सहयोग और सहयोग करना चाहिए, शिक्षार्थी और सहयोगी होना चाहिए। शिक्षार्थी ये भी जानते हैं कि कक्षा का वातावरण सकारात्मक होने पर व्यक्तिगत रूप से महत्व दिया जाता है। वही बात है कि अगर हम बच्चों के साथ भाग करेंगे, एक साथ उनके साथ कंपटीशन की भावना नहीं रखेंगे, सबको एक साथ बढ़ने में सहयोग करेंगे, किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो बच्चों को देख कहेंगे कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बताओ, नहीं मतलब उनकी सहयोग करेंगे, ना कि उन्हें प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च मध्य विद्यालय के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना, समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी रणनीति। मिडिल स्कूल चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड कंपेटिंग देम टू लुक फॉर डिफरेंट वेज इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ऑप्शन बी यानी कि तर्क कह रहा है हमारा कि बच्चे विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा और सोच की प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, यानी चिल्ड्रंस लर्न थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्कशन एंड थिंकिंग ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। तो बताइए पहला और दूसरा दोनों सही और सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा क्या है, सही तो है पर व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा कह रहा है कि सही है ए और आर गलत है, और चौथा कह रहा है कि और दोनों गलत हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही से कर रहा है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस तरह से सीटेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, तो ऐसे क्वेश्चनों पे ज़्यादा ध्यान देना। व्याख्या कह रही है कि मध्य विद्यालय के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित उन्हें करना चाहिए और उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए भी क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए कैसी रणनीति है, प्रभावी, क्योंकि बच्चे अलग अलग दृष्टिकोणों की चर्चा और सोच की प्रक्रियाओं के माध्यम से क्या करते हैं, सीखते हैं और समस्या समाधान उचित कौशलों को व्यवस्थित रूप से लागू करके उनको पहचानने में उनको हल करने की क्षमता होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नहीं जानते उसे खोजने के लिए लेते हैं। ये और दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में प्रश्न यानी क्वेश्चंस इन द क्लासरूम, ऑप्शन ए है कि केवल छात्रों द्वारा पूछे जाने चाहिए, सिर्फ शिक्षक द्वारा ही उत्तर दिया जाना चाहिए। शुड बी आस्क्ड बाय द स्टूडेंट एंड आंसर्ड बाय द टीचर ओनली। कितना बकवास ऑप्शन है, हटा दो। मतलब ए है कि सिर्फ छात्र एक टीचर से पूछते हैं ना और टीचर बच्चों से कुछ भी ना पूछे, सिर्फ उनके आंसर देने चाहिए। कैसे क्या करना है लाइफ में कुछ भी ना बताएं। मान लीजिए पूछ लिया है कि भारत की राजधानी क्या है, टीचर ने कह दिया कि न्यू दिल्ली है, फिर उनसे दोबारा कुछ भी ना पूछे जिससे उनकी जो सोचने की कैपेसिटी है वो बढ़ सके, नहीं उन्हें कुछ बताएं, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो पहला वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा है कि केवल शिक्षक द्वारा पूछे जाने चाहिए और सिर्फ छात्रों द्वारा ही उत्तर दिया जाना चाहिए। शुड बी आस्क्ड बाय द टीचर एंड आंसर्ड बाय द स्टूडेंट्स ओनली। देखो केवल लग गया तो हटा दो और ऊपर से कह रहा है कि सिर्फ टीचर ही तो क्वेश्चन पूछे। क्यों, स्टूडेंट्स का हक नहीं है क्या, उनके अंदर कोई विचार नहीं आते हैं? ये तो अपने टीचर को प्राथमिकता दे दी है, टीचर को प्राथमिकता नहीं, हमें छात्र को देनी है। लेकिन इस जगह पे हमें छात्र और टीचर दोनों को देनी है, क्योंकि क्या है ना कि बच्चों जब तक स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर से नहीं पूछेंगे और टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक लर्निंग कैसे होगी ना। तो ये गलत है, नेगेटिव में चला गया। तीसरा है कि किसी के भी द्वारा नहीं पूछे और नहीं जवाब दिए जाने चाहिए। शुड नॉट बी आस्क्ड और रिस्पॉन्डेड बाय द एनीवन। यानी कि ऐसी कक्षा जो है वो बेवकूफ़ों की क्लास बन चुके हैं। ना तो छात्र अध्यापक से कुछ पूछ रहे, ना अध्यापक छात्र से कुछ पूछ रहे। हम जा रहे हैं स्कूल और मौन पर धारण करके बैठ रहे हैं, वापस आ गए, मतलब कुछ पढ़ना ही नहीं है। जब तक पूछोगे नहीं तब तक आंसर कहाँ से मिलेंगे, ठीक है, तो ये भी गलत है। चौथा कह रहा है कि छात्रों और शिक्षकों दोनों द्वारा पूछे और उत्तर दिए जाने चाहिए। शुड बी आस्क्ड एंड आंसर्ड बोथ बाय द स्टूडेंट एंड टीचर। देखो कितना बढ़िया हमें ऑप्शन मिल गया। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया हमें ऑप्शन इसमें ढूंढने हैं कि क्या करना चाहिए कि छात्रों को शिक्षकों से और शिक्षकों को छात्रों से क्वेश्चंस पूछने चाहिए, ठीक है, और लर्निंग को बढ़ावा देना चाहिए। व्याख्या भी कह रही है कि कक्षा में प्रश्न छात्रों और शिक्षकों दोनों द्वारा पूछे और उत्तर दिए जाने चाहिए। प्रश्न पूछना जिज्ञासा और कौतूहल को भी उत्पन्न करने के लिए कैसी रणनीति है, सबसे प्रभावी रणनीति है, ठीक है। प्रश्न पूछना कक्षा के माहौल को अधिक परस्पर संवादात्मक बनाता है। यानी कि क्या है कि जब टीचर स्टूडेंट से और स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चंस करेंगे तो कक्षा का माहौल कैसा होगा, सहयोगात्मक होगा। एक दूसरे से क्वेश्चन होंगे तो लर्निंग भी अच्छे से होगी। लेकिन अगर किसी से कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा और स्ट्रिक्ट बिहेवियर रख रहा है तो कैसा होगा, क्लास का वातावरण बोरिंग हो जाएगा और बच्चे सिर्फ डर ही महसूस करेंगे, लर्निंग को फील कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमें शिक्षा का माहौल ऐसा नहीं बनाना चाहिए। जैसे ही बच्चा पूछता है कि शिक्षक को छात्रों के संदेह और प्रश्नों को स्पष्ट करना चाहिए, इससे छात्रों में प्रश्न पूछने का कौशल, अधिक जानने की जिज्ञासा भी विकसित होगी। बच्चा जो होता है वो कैसा बालक होता है, एक छोटा सा बालक होता है जिसके अंदर जो चाहे वो आप फिल कर सकते हो, यानी कोरा कागज के समान होता है स्टूडेंट्स। अगर वो आपसे कुछ पूछ रहा है और उसका अगर आप टीचर हैं जो सही उत्तर दे रहे हैं तो बच्चों के अंदर जिज्ञासा आएगी क्वेश्चन पूछने की। वो अपने लाइफ में कोई भी डिफिकल्टीज आएगी तो क्वेश्चन पूछने में अच्छा महसूस करेंगे कि मुझे तो आंसर मिल रहा है, और उनकी जो जिज्ञासा है वो भी जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आपने बच्चों ने तो आपसे कुछ पूछा कि ये चीज़ क्या है, पृथ्वी गोल क्यों है, फिर कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया और आपने उन्हें डांट दिया तो वो क्या करेंगे, रोने लगेंगे और वो डर जाएंगे कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो टीचर मुझे डांटेंगी या फिर वो मुझ पर चिल्लाएंगे और मुझे मूर्ख कहेंगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और बच्चों के जितने भी चाहे कैसे भी क्वेश्चन है उनको हमेशा सॉल्व करना चाहिए, यानी कि उनके
डर को बढ़ावा ना देकर क्वेश्चन पूछने की जिज्ञासा को बढ़ावा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों में आंतरिक प्रेरणा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन अमोंगस्ट स्टूडेंट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय। ऑप्शन ए भौतिकवादी पुरस्कार प्रदान करके, ऑफरिंग मेटेरियलिस्ट रिवॉर्ड। ऑप्शन बी है नकारात्मक सुदृढ़ीकरण द्वारा, निगेटिव एनफोर्समेंट। ऑप्शन सी है दंड के भय द्वारा, फियर ऑफ पनिशमेंट। ऑप्शन डी है सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके, ऑन द जॉय ऑफ लर्निंग। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, विद्यार्थियों में आंतरिक प्रेरणा को कैसे बढ़ा सकते हैं, सीखने की खुशी पर जो ध्यान होता है उसको केंद्रित करके। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि आंतरिक प्रेरणा वे होती है जो किसी व्यक्ति को किसी गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। आंतरिक प्रेरणा क्या होती है, वह प्रेरणा जो किसी गतिविधियां करके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, वही होती है आंतरिक प्रेरणा, बाहरी पुरस्कारों के लिए नहीं। मतलब क्या होता है कि बाहर से हमने कहा तुम्हें शाबाशी दे देंगे या फिर तुम्हें हम क्या ट्रॉफी दे देंगे, पैसे दे देंगे, तो एक ऐसी प्रेरणा हुई बाहरी प्रेरणा। जबकि आंतरिक प्रेरणा क्या होती है कि खुद ही सीखने के लिए आप अनुभव, ना कि बाहरी पुरस्कार। आंतरिक प्रेरणा क्या होती है, बच्चे जब अपनी खुशी के लिए सीखना चाहते हैं तो वो आंतरिक प्रेरणा होती है। बल्कि इसीलिए कि कार्रवाई स्वयं सुखद है, विद्यार्थियों में आंतरिक प्रेरणा को सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके बढ़ाया जा सकता है। गतिविधि करने में अनुभव किए गए आनंद के तत्व वास्तव में गतिविधि को बनाए रखते हैं। हमारे शौक जो हमें खुशी देते हैं उनको बार बार करना ही आंतरिक प्रेरणा है। मतलब कई लोगों को डांस करना पसंद होता है, वो इसलिए डांस कर, अगर कुछ लोग इसलिए डांस करते हैं उन्हें पैसे मिलेंगे तो वो बाहर के से करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो अपनी खुशी के लिए डांस करते हैं, कुछ लोग अपनी खुशी के लिए पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग गाते हैं। ठीक है, ये सब जो होते हैं वो अलग अलग उनकी आंतरिक प्रेरणा होती है जो उन्हें अंदर से खुशी प्रदान करती है, जो भी वो लाइफ में करना चाहते हैं। बल्कि वो दूसरों के लिए कहने पर करते हैं तो बाहरी प्रेरणा होती है, वो ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। तो बच्चों को हमेशा अपनी आंतरिक प्रेरणा के अनुसार ही काम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य विद्यालय के छात्र किन प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ को निकालते हैं। स्टूडेंट्स इन मिडिल स्कूल कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग थ्रू। ऑप्शन ए है एक्टिव एक्सप्लोरेशन यानी सक्रिय अन्वेषण। ऑप्शन बी है वर्किंग ऑन अब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स, आमूल समस्याओं पर काम करके। ऑप्शन सी है पूछताछ और प्रयोग, इंक्वायरी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑप्शन डी है शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत, इंटरेक्शंस विद टीचर एंड पीयर्स। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो बताइए पहला और तीसरा सही है, पहला दूसरा और चौथा सही है। तीसरा कह रहा है कि दूसरा तीसरा और चौथा सही है, चौथा कह रहा है कि पहला दूसरा तीसरा और चौथा सही है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला दूसरा तीसरा और चौथा यानी सभी सही है। सक्रिय अन्वेषण, आमूल समस्याओं पर काम करना, पूछताछ और प्रयोग, शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत। ठीक है, हमारी व्याख्या क्या रहेगी कि मध्य विद्यालय के छात्र के रूप में ज्ञान को संग्रह को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी की कैसी भागीदारी रहती है, सक्रिय यानी एक्टिव भागीदारी रहती है, जो कुछ नया सीखने की जिज्ञासा और प्रेरणा से प्रेरित होती है और निकाल, जैसे कि सक्रिय अन्वेषण, आमूल समस्याएं उन पर काम करना, पूछताछ और प्रयोग, शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को डैश और असफलता को डैश के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। टीचर्स शुड इनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक ऑफ एबिलिटी एज डैश एंड फेलियर एज। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है कि स्थायी, शर्मनाक और अपमानजनक, फिक्स्ड, शेमफुल एंड ह्यूमिलेटिंग। ऑप्शन बी है वृद्धिशील, सुधार के अवसर के, इंक्रीमेंटल एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन सी है स्थायी, सुधार के अवसर, फिक्स्ड एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन डी है वृद्धिशील, शर्मनाक और अपमानजनक, इंक्रीमेंटल, शेमफुल एंड ह्यूमिलेटिंग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, वृद्धिशील, सुधार के अवसर के यानी कि इंक्रीमेंटल एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि अध्ययन का लाभ अधिकतम तब होता है जब शिक्षक छात्रों के लिए एक सुविधा के रूप में कार्य करता है। जब हमें अध्ययन का लाभ कब होता है, कब हम अच्छे से सीख सकते हैं, जब टीचर होता है वो छात्रों के लिए कैसे काम करे, एक फैसिलिटी के रूप में, ना कि एक बर्डन के रूप में। ठीक है, एक शिक्षक को शिक्षार्थियों का प्रदर्शन लक्ष्यों के बजाय सीखने के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हमें प्रोत्साहित करने
करना चाहिए, मतलब कैसे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो, कैसे कैसे वर्क कर सकते हो, किस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, उस पर प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि इसलिए कि तुम्हें बस जीतना है, तुम्हें बस जीतना है, तुम्हें बस जीतना है। ठीक है, शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों की योग्यता को वृद्धिशील और असफलता को सुधार के अवसर के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। यानी कि बच्चे जो हैं वो असफल क्यों हो रहे हैं, क्या क्या उनमें गलतियां वो कर रहे हैं, उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए, कैसे वो खुद सफल हो सकें, उन सबको बढ़ावा देना चाहिए। उनकी क्या योग्यता है उन सबको वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, आगे शिक्षकों की भूमिका को शिक्षार्थियों को उनके सीखने में सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में देखने के लिए माना जाता है, ना कि ज्ञान के प्राप्तकर्ता के रूप में। यानी कि बच्चे हैं वो अच्छे से लर्न कर सके, उसके लिए हमें एक्टिव रहना चाहिए और बच्चों को एक्टिव प्रतिभागी के रूप में उन्हें साथ देना चाहिए, ना कि ज्ञान प्राप्तिकर्ता के रूप में। यानी कि उनके अंदर ऐसी नॉलेज भर दो जो उनके अंदर कभी काम नहीं ना आए, मतलब उन्हें साइंस रटवा रट्टू तोता बना दो, उन्हें साइंस का क्या प्रयोग है वो कभी मत सिखाओ, तो ये नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकादमिक निम्न में से कौन सा कार्य विफलता के लिए जिम्मेदार है? डेस वुड बी अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर चिल्ड्रंस एकेडमिक फेलर। ऑप्शन ए है सहयोगात्मक शिक्षा, कोलैबोरेटिव लर्निंग। ऑप्शन बी है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव क्लासरूम। ऑप्शन सी है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, डी कनेक्टेड। ऑप्शन डी है सार्थक अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग। ठीक है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम ये विफलता के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, सहयोगात्मक शिक्षा को बढ़ावा दोगे तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे, समावेशी शिक्षा दोगे तब भी बच्चों के लिए जरूरी है, और सार्थक अधिगम ये भी जरूरी है। लेकिन गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम बच्चों के लिए बाधक है, और यही पूछ रहा है कि विफलता के लिए क्या जिम्मेदार है, तो यही है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन हमें निगेटिव में पूछ रहा है कि पॉजिटिव में पूछ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही आप आंसर देंगे। व्याख्या कह रही है कि शैक्षणिक उपलब्धि में छात्रों की विफलता के कई कारण है, जैसे कि रुचि की कमी, यानी उनमें इंटरेस्ट का ना होना, कम ध्यान देना, वो ध्यान अच्छे से नहीं दे पाते अपना 100%। इसके प्रमुख कारणों में से गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, गैर प्रासंगिक क्या होता है? किसी चीज की जांच या व्याख्या करने की प्रक्रिया है जो संदर्भ से अलग है, जिसमें वह अंतर्निहित है, वह सचेत या अवचेतन रूप में होती है। और गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम छात्रों की विफलता के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम ऐसी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं जो उसमें शामिल ही ना हो। यानी कि हम मैथमेटिक्स अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसमें बीच में साइंस पढ़ाने लगे, बीच में हिंदी पढ़ाने लगे, बीच में बंगाली पढ़ाने लगे, तो उससे क्या होगा? बच्चे मान लो हिंदी की क्लास चल रही है, इसमें देखो क्या होता है, मान लो हिंदी की क्लास पढ़ रही है, सारे स्टूडेंट्स हिंदी के हैं और वो हिंदी सीखने आए हैं, लेकिन हमने बीच में क्या कर दिया, बंगाली सिखाने लगे, तमिल सिखाने लगे, उड़िया सिखाने लगे। हाँ, ये सब भाषा जरूरी है जीवन के लिए, लेकिन हिंदी सीखने वाले बच्चों को ये सब सिखाना, वो सीखने ही जब नहीं आए तो उनके लिए तो गैर प्रासंगिक हो गया ना। तो यही सब होता है गैर प्रासंगिक, मतलब जो है उस पर ध्यान ना देकर किसी दूसरी चीज़ पर ध्यान देना। ठीक है, ऐसे इंग्लिश सीखने वालों को हिंदी सिखाते रहना और इंग्लिश ना सिखाना, तो ये तो गैर प्रासंगिक हो गया ना। ठीक है, तो इन सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्लासरूम में। से कि दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसमें हमें क्या करना है कि एक गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़ना और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको हम आंसर देने हैं। हमारा गद्यांश कह रहा है कि परेशानियों के बावजूद रोजाना थोड़ा हंसने हंसाने का अभ्यास करते रहने से आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना बढ़ती है। मतलब देखते हैं आप अपनी की जिंदगी में कितनी सारी परेशानियां होती है, उसके बाद भी अगर हम थोड़ा हंसे हंसाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे अंदर जो आत्मविश्वास और सुरक्षा है उसकी भावना जो होगी वो बढ़ जाएगी। इससे न केवल खुद को खुशी महसूस होती है बल्कि आसपास में जो हमारे व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं उनमें भी हमें खुशी फैलाती है। यानी कि इससे सिर्फ हम ही खुश नहीं हो सकते हैं, हमारे आसपास जो व्यक्ति है वो भी खुश रहते हैं। हंसना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है, बहुत सी बीमारियों से बचाव हो सकता है। अगर हम खुश रहेंगे तो ये सिर्फ हमें खुशी प्रदान नहीं करेगा बल्कि हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा रखेगा और आसपास के लोग भी काफ़ी खुश रहेंगे। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा और अनुचित तरीके से हंसना दूसरे को परेशान कर सकता है। हंसी मजाक से टेंशन रिलीज होती है, मन हल्का होता है, लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए कि इतना हंसना बेमतलब की बातों में हंसे कि हमें ये परेशानी देने लगे खुशी की जगह पे। ठीक है, तो इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। हंसते रहने से जीवन की कड़ी वास्तविकताओं में से लगातार थकावट का एहसास, अज्ञात डर और तरह तरह की झुंझलाहट से क्या मिलती है? रिलीफ, यानी कि राहत मिलती है।
मन की खुशी और शक्ति से कार्य शक्ति और सृजनात्मकता बढ़ती है। क्यों ना हम आपसी भेदभाव मिटाकर अपने संबंधों को मधुर बनाने की कोशिश करें, ताकि एक दूसरे से अपने दुख दर्द, खुशी, अपनी सफलताओं के सुखद अनुभव बांट सके और आपसी मेलजोल और आत्मविश्वास के साथ हंसी खुशी से जी सके। कितना प्यारा गद्यांश था। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि जीवन की कड़ी वास्तविकता से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है कि जीवन की मजबूत सच्चाई, ऑप्शन बी है जीवन में आने वाले संघर्ष व कठिनाइयाँ, ऑप्शन सी है जीवन की सच्चाइयाँ, ऑप्शन डी है जीवन के यथार्थ की श्रृंखला। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवन में आने वाले संघर्ष और कठिनाइयाँ। ठीक है, उसमें था जीवन की कड़ी वास्तविकता, यानी जीवन में आने वाले संघर्ष और कठिनाइयाँ हैं, उनसे तात्पर्य है ये जीवन की क्या है, कड़ी वास्तविकता है कि जीवन के अंदर अगर लाइफ है, आप जी रहे हैं, तो संघर्ष और कठिनाइयाँ तो आएंगी ही आएंगी। ठीक है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। क्यों ना हम इन सबको हंसी से सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन की कड़ी वास्तविकता का तात्पर्य जीवन में आने वाले संघर्ष और कठिनाइयों से होता है, क्योंकि गद्यांश में जीवन में हंसी के महत्व को क्या किया गया है, दिखाया गया है कि मात्र हंसने से ही हमारे जीवन की कितनी समस्याएं होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मन की खुशी और शांति से किसमें वृद्धि होती है। ऑप्शन ए है मित्रता, ऑप्शन बी है कार्य करने की शक्ति, ऑप्शन सी है पारिवारिक कलह, ऑप्शन डी है पारिवारिक प्रसन्नता। तो मन की खुशी और शांति से किसमें वृद्धि होती है। देखो इसमें निगेटिव काट दो, पारिवारिक कलह में तो वृद्धि होगी नहीं, परिवार में तो खुशी बढ़ेगी ना अगर हम खुशियाँ शेयर करेंगे, ना कि कलह बढ़ेगी, तो ये भी हटा दो। तो इसमें मित्रता बढ़ेगी, कार्य करने की शक्ति में वृद्धि होती है। किसमें होती है, कार्य करने की शक्ति। हमारे गद्यांश में भी कहा गया था कि जब हमारा मन शांत और खुश रहता है तो कार्य करने की शक्ति में क्या हो जाती है, वृद्धि। मन के अशांत होने से बने हुए कार्य भी क्या जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। देखे रहे होंगे आपने कई बार कि जब हम खुश होते हैं तो हमारी सारी चीज़ें कैसी होती हैं, खुशी खुशी निपटती हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हमारी सारी चीज़ें कैसे निपटती हैं, दुखी दुखी होकर निपटती हैं, अच्छी खासी चीज़ें भी खराब हो जाती हैं। ठीक है, जिससे झुंझलाहट का जन्म होता है और आगे चल के ये झुंझलाहट बीमारी का रूप ले लेती है। बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ही झुंझलाना महसूस कर देते हैं जब दुखी होते हैं और धीरे धीरे बीमारियों का ये रूप ले लेती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार हंसने हंसाने से बढ़ता है। ऑप्शन ए है भेदभाव की कठोर भावना, ऑप्शन बी है आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना, ऑप्शन सी है हंसने हंसाने की प्रवृत्ति, ऑप्शन डी है हास्य व्यंग्य करने का कौशल। सही आंसर हो जाएगा हमारा। देखो भेदभाव की भावना तो बढ़ेगी नहीं, हंसने हंसाने तो प्रेम बढ़ता है ना कि भेदभाव बढ़ता है, तो बकवास से ही हटा दो। आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना, ये बिल्कुल सही। हमारे गद्यांश में भी था कि हंसने हंसाने से आत्मविश्वास बढ़ता है और सुरक्षा की भावना बढ़ती है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा व्याख्या भी कह रही है कि गद्यांश के अनुसार हंसने हंसाने से आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना में वृद्धि होती है। हमारे 28/12/2022 के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है गद्यांश के अनुसार हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। ऑप्शन ए है व्यायाम, ऑप्शन बी है हंसना, ऑप्शन सी है रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऑप्शन डी है शारीरिक परिश्रम। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हंसना। गद्यांश में कहा गया था कि हमारे शरीर के लिए और हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए हंसना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारी व्याख्या कह रही है कि गद्यांश के अनुसार हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हंसना लाभकारी है और हंसने से शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या रहता है, मजबूत रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हंसने हंसाने का लाभ नहीं है। ऑप्शन ए है मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऑप्शन बी है चिंता से मुक्ति, ऑप्शन सी है आत्मविश्वास में कमी, ऑप्शन डी है सुरक्षा की भावना में वृद्धि। तो बताइए कौन सा हंसने हंसाने का लाभ नहीं है। हो जाएगा ऑप्शन सी आत्मविश्वास में कमी, क्योंकि साफ कहा गया था कि हंसने हंसाने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है ना कि कमी आती है। उसने कमी कह दी इसलिए गलत हो जाएगा। जबकि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, चिंता से मुक्ति होती है, सुरक्षा की भावना में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा क्योंकि हमसे गलत पूछा था।
हमारी व्याख्या कह रही है कि आत्मविश्वास में कमी हंसने हंसाने का लाभ नहीं है, जबकि गद्यांश के अनुसार मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता, चिंता से मुक्ति और सुरक्षा की भावना में वृद्धि हंसने हंसाने के प्रमुख लाभ हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झुंझलाहट में प्रत्यय है। ऑप्शन ए है हट, ऑप्शन बी है लाहट, ऑप्शन सी है आहट, ऑप्शन डी है आहट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आहट। झुंझलाहट में आहट प्रत्यय है। झुंझ प्लस आहट बराबर झुंझलाहट। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है, देखो हिंदी ज़्यादा हार्ड नहीं आती है तो आप सीटेट की हिंदी इजीली कर सकते हैं, और सीटेट की हिंदी में आप 30 में से 30 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन आते हैं, आउट ऑफ 30 आप सही कर सकते हैं। 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर की आपकी हिंदी जो की थ्योरी आती है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि झुंझलाहट में आहट प्रत्यय युक्त है वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन को उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय जो होते हैं वो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। क्रिया या धातु शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय तथा संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है दुख दर्द, ऑप्शन बी है मान सम्मान, ऑप्शन सी है हंसी मजाक, ऑप्शन डी है तरह तरह। द्वंद्व समास वे समास होते हैं जो विशेषता समान होती है, जैसे कि माता पिता दिन रात, वैसे ही द्वंद्व समास को विलोम शब्द भी कहते हैं। ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन डी तरह तरह। ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, जबकि दुख दर्द मान सम्मान हंसी मजाक ये सिर्फ द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि तरह तरह द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, जबकि दुख दर्द मान सम्मान हंसी मजाक ये सभी द्वंद्व समास हैं। ठीक है, जिन समस्त पदों में दोनों पद प्रधान हो एवं विग्रह करने पर और अथवा एव लगे हो तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे मान सम्मान का विग्रह करने पर योजक चिन्ह के स्थान पर और शब्द आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेंशन शब्द है, यानी टेंशन शब्द में क्या है? ऑप्शन टेंस है कि तत्समय टेंशन, ऑप्शन बी कह रहा है कि तद्भव है, ऑप्शन सी है आगत है, ऑप्शन डी है देशज है। तो बताइए, देखो जैसे संस्कृत के होते हैं संस्कृत में ही रहते हैं तो तत्सम होते हैं, संस्कृत से हिंदी में आ जाते हैं तो तद्भव होते हैं, जो किसी कहीं और से आते हैं उन्हें आगत कहते हैं, जबकि जो हमारे हिंदी के होते हैं जैसे कहीं से नहीं आते हैं पुराने शब्द होते हैं जैसे उन्हें देशज कहते हैं, देसी भाषा के शब्द होते हैं, जैसे कि लोटा है खिड़की है। बताइए टेंशन कौन सा शब्द है? सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी आगत। ठीक है, टेंशन जो है वो आगत शब्द है। अगर ये व्याख्या कह रही है कि टेंशन आगत शब्द है क्योंकि ऐसे शब्द जो मूलतः विदेशी भाषा के हों परंतु हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में प्रयोग होने लगे आगत अथवा विदेशी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो बाहर से आते हैं और हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं तो उसे हम आगत शब्द कहते हैं। हिंदी की उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, देशज शब्द होते हैं और विदेशज शब्द होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो आपसे पूछ रहेगा कि हिंदी में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो आप कहना 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो तत्सम तद्भव देशज विदेशज होते हैं। अच्छा, इसमें तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग हो जाते हैं तत्सम कहलाते हैं, जैसे कि अग्नि क्षेत्र वायु आदि। ये सब किसके हैं? संस्कृत के हैं। लेकिन अग्नि का अग्नि ही प्रयोग करेंगे, क्षेत्र का क्षेत्र और वायु का वायु प्रयोग करेंगे तो ये तत्सम कहलाएंगे। मतलब वे शब्द जो संस्कृत से आते हैं और बिना किसी परिवर्तन के वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं तो वो तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, वैसे अगर अग्नि का हम आग कर देंगे, क्षेत्र का हम खेत कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द। यानी कि तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से आते हैं और हिंदी में प्रयोग होते हैं, उनमें परिवर्तन कर दिया जाता है तो वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे कि आग का अग्नि, खेत का क्षेत्र और रात का रात्रि। ठीक है, जैसे कि अग्नि को हम आग के रूप में, क्षेत्र को खेत के रूप में और रात्रि को रात के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये अग्नि क्षेत्र और रात
अग्नि, क्षेत्र और रात्रि तत्सम है, आग, खेत और रात तद्भव है। जैसे क्या होते हैं वे शब्द जो क्षेत्रीय जनमानस द्वारा आवश्यकता के अनुसार प्रचलित हुए देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि गाड़ी, थैला, खटखटाना, ये सब होते हैं देशज क्षेत्र। ठीक है, सामान्य भाषा में जो बोले जाते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। फिर हमारा चौथा होता है विदेशी। ये कौन कौन से होते हैं? विदेशी लोगों के संपर्क के माध्यम से उनकी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में प्रयोग होने लगे विदेशी अथवा आगत शब्द कहलाते हैं। अच्छा, कई सारे लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं हमारे यहाँ, उनका वही लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से आते हैं और उनके शब्द हम प्रयोग करने लगते हैं, वो विदेशी कहलाते हैं। जैसे कि स्कूल है, अनार है, आम है, कैंची है, पुलिस है, टेलीफोन है, ये सब कैसे हैं? विदेशी शब्द हैं। ठीक है, और नमक क्वेश्चन हमारा कह रहा है ये भी गद्यांश है। एक गद्यांश हमारा निपट गया, अब दूसरा गद्यांश आ गया। टोटल 2 गद्यांश आते हैं। दूसरा गद्यांश कह रहा है कि नीचे दिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, विकल्प हमें उपयुक्त चयन करना है। गद्यांश काफ़ी ईजी होते हैं, बस इन्हें अच्छे से पढ़ना होता है। गद्यांश कह रहा है कि विज्ञान ने मनुष्य को पक्का भौतिकवादी बनाकर उसके विवेक पर पर्दा डाल दिया है। विज्ञान यानी साइंस ने क्या किया है कि मनुष्य को भौतिकवादी बना दिया है और उसका जो विवेक है यानी सोचे समझने की क्षमता, उस पर क्या डाल दिया है? पर्दा डाल दिया है। उसके मन की चिर शांति और आनंद भाव भी छीन लिया है। अब मनुष्य को ना ईश्वर का भय है ना पतन का, मतलब मनुष्य क्या है, ना तो ईश्वर का भय कर रहा है, डर रहा है, ना ईश्वर से ना ही पतन से। विज्ञान ने जहाँ यंत्र दिए वहीं यंत्रों द्वारा बेकारी भी दी है। कारखानों के स्वामियों के हाथ में पूंजी देकर तथा मजदूरों को फटेहाल लगकर विज्ञान ने वर्ग संघर्ष उत्पन्न किया है। इस प्रकार वर्ग संघर्ष का कारण होने से विज्ञान ही इस संसार में निरंतर मतलब लगातार अशांति का कारण बनकर पारस्परिक मतलब एक दूसरे से विदेश का विस्तार कर रहा है। दोनों प्रकार के तथ्यों के आधार पर सच पूछो तो विज्ञान अपने आप में कैसा है? निर्दोष है, मतलब विज्ञान का कोई दोष नहीं है। दोष स्वयं मनुष्य जाति की अपनी इच्छाओं और तृष्णा के विस्तार का है, जो उसके सदुपयोग के स्थान पर दुरुपयोग करना उसे सिखा रही है। ठीक है, पहला कह रहा है कि विज्ञान ने मनुष्य को क्या बना दिया है? ऑप्शन ए है वैज्ञानिक, ऑप्शन बी है भौतिकवादी, ऑप्शन सी है पूंजीवादी, ऑप्शन डी है विवेकशील। तो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी, भौतिकवादी। ठीक है, विज्ञान ने मनुष्य को भौतिकवादी बना दिया है। हमारी व्याख्या कह रही है कि गद्यांश के अनुसार विज्ञान ने मनुष्य को क्या बना दिया? भौतिकवादी। ठीक है, जिसमें ज़्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं, ऊपर से देखकर आपको गद्यांश से देखकर आंसर देने होते हैं। दूसरा कह रहा है कि विज्ञान के कारण देश उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन ए है लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी है लोगों के बीच भेदभाव, ऑप्शन सी है लोगों के बीच सौहार्द, ऑप्शन डी है लोगों के बीच संघर्ष। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, लोगों के बीच संघर्ष। विज्ञान के कारण लोगों के बीच जो संघर्ष है वो उत्पन्न हुआ है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अविवेकी मनुष्य को किसका भय नहीं रहता? ऑप्शन ए है ईश्वर और समाज का, ऑप्शन बी है समाज और पतन का, ऑप्शन सी है ईश्वर और पतन का, ऑप्शन डी समाज और कल्याण का। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ईश्वर और पतन का। अविवेकी मनुष्य को ईश्वर और पतन का भय नहीं रहता है। ठीक है, अब बड़ी व्याख्या कह रही है कि गद्यांश के अनुसार जो अविवेकी मनुष्य होता है उसको ईश्वर का और पतन का भय नहीं रहता है। विज्ञान ने मनुष्य के विवेक पर भौतिकता का क्या डाल दिया है? पर्दा डाल दिया है, जिससे मनुष्य अपने लाभ हानि को पहचानने की स्थिति में नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान ने देश और देश को जन्म दिया है। ऑप्शन ए है अशांति और विवेक, ऑप्शन बी है अशांति और विदेश, ऑप्शन सी है विवेक और यंत्र, ऑप्शन डी है यंत्र और भौतिकता। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशांति और विदेश। विज्ञान ने अशांति और विदेश को जन्म दिया है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान के स्थान पर अशांति और विदेश हो। पूर्ण वाक्य होगा विज्ञान ने अशांति और विदेश को जन्म दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के पतन का कारण स्वयं मनुष्य है, क्योंकि ऑप्शन ए वह अपनी इच्छाओं को दबाता चला गया, ऑप्शन बी है वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं रख सका, ऑप्शन सी है मनुष्य के पास विवेक था जिसका प्रयोग देर से हुआ, ऑप्शन डी है मनुष्य का वास्तविक दुश्मन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। ठीक है, मनुष्य के पतन का कारण स्वयं मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए है विज्ञान, ऑप्शन बी है ज्ञान, ऑप्शन सी है वी, ऑप्शन डी है ना। तो उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में जुड़कर यानी शुरुआत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं, वो कर जाते हैं उपसर्ग। जैसे कि विज्ञान में बी प्लस ज्ञान, इनसे मिलकर
मिलकर बना है बी प्लस ज्ञान बराबर विज्ञान। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा बी प्लस ज्ञान बराबर विज्ञान, आ प्लस ज्ञान बराबर अज्ञान। तो इन सबसे जो होते हैं स्टार्टिंग में जुड़ते हैं उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। व्याख्या भी कह रही कि विज्ञान शब्द में वी उपसर्ग है, विज्ञान शब्द वी प्लस ज्ञान से बना होता है। वे शब्द के अंश जो किसी भी शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और उनके अर्थ में विशेषता को उत्पन्न कर देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, जैसे बी प्लस शेष, विशेष, आ प्लस जन्म, आजन्म आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्दा डाल देना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए खिड़की पर पर्दा डालना, ऑप्शन बी है आंखों में धूल झोंकना, ऑप्शन सी है कम बुद्धि का होना, ऑप्शन डी सच्चाई का पता ना लगना। पर्दा डाल देना का मतलब होता है, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सच्चाई का पता ना चलना। पर्दा डाल देना मतलब सच्चाई का पता ना चलना। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि पर्दा डाल देना सच्चाई का पता ना लगना, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ होता है धोखा देना। ठीक है, कि मौन विधि भाषा अधिगम को मानसिक गतिविधि के रूप में स्वीकृत करती है। दूसरा है कि मौन विधि में शिक्षार्थी एक वैज्ञानिक या अन्वेषक है जो अनुभवों और अवसरों के आधार पर भाषा के प्रति अपनी समझ बनाता है। तो पहला है कि ये सही है लेकिन बी गलत है, दूसरा है कि बी सही है लेकिन ए गलत है, तीसरा है कि और बी दोनों सही है और ए बी का कारक है, और चौथा है और बी दोनों गलत है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं और ए जो है बी का कारक है। यानी कि मौन विधि भाषा अधिगम को मानसिक गतिविधि के रूप में स्वीकृत करती है, यानी कि हम ऐसी विधि से जो होते हैं जो कि मौन विधि होती है वो हमारे मस्तिष्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और मौन विधि में शिक्षार्थी वैज्ञानिक और अन्वेषक होता है जो अनुभवों अवसरों के आधार पर भाषा के प्रति अपनी जो है वो समझ बनाता है, ये भी सही है। हमारी व्याख्या कह रही है कि मौन विधि भाषा अधिगम को मानसिक गतिविधि के रूप में स्वीकृत करती है। मौन विधि में शिक्षार्थी जो होता है वो एक वैज्ञानिक ये अन्वेषक है जो मनुष्यों और अवसरों के आधार पर भाषा के प्रति अपनी समझ है उसको बनाता है। इस तरह से दोनों सही हैं। लिखित पठन सामग्री को बिना बोले मन में ही पढ़ने की प्रक्रिया मौन वाचन कहलाती है। अच्छा, मौन वाचन होता क्या है? कोई पठन सामग्री होती है इसको हम बोलते नहीं है, मन में ही पढ़ते हैं, तो वो कहलाती है मौन वाचन। इससे जो होता है बच्चे अच्छा से समझ सकता है, और अगर वो चिल्ला चिल्ला के पढ़ेगा उतने अच्छे से नहीं समझ पाएगा। अगर वो मस्तिष्क के अंदर पढ़ेगा, चुप रहकर पढ़ेगा, अपने सारी चीज़ें कैसे क्या है उसको समझ के पढ़ेगा तो अच्छे से पढ़ पाएगा। ठीक है, डॉक्टर राम सकल पांडे के अनुसार मौन वाचन में क्या होता है? निपुणता का आना, व्यक्ति के विचारों में प्रौढ़ता का द्योतक है, जो भाषा की दक्षता होकर अधिकार का सूचक है। ठीक है, जो क्या होता है भाषा की दक्षता बना देता है। मौन वाचन में श्वासोर वाचन की अपेक्षा कम थकान लगती है, और मौन वाचन के प्रमुख उद्देश्य होते हैं छात्रों की बोध शक्ति का विकास। तो क्या होता है कि जो मौन वाचन करते हैं उनसे थकान भी कम होती है, बोध शक्ति का उनके विकास होता है, स्वाध्याय की आदत का विकास होता है, यानी स्वयं से पढ़ने की आदत जो उनमें विकसित हो जाती है। मनन और तर्क करने की क्षमता, यानी वो किसी चीज़ में तर्क कर सकते हैं और इसको ध्यान से पढ़ भी सकते हैं, और साहित्य की विभिन्न विधाओं का भी परिचय वो होता है उनके अंदर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा की कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच संबंध कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए है अध्यापक व्याख्या करने वाला और विद्यार्थी श्रोता होना चाहिए, ऑप्शन बी है अध्यापक सत्ताधारी और जो विद्यार्थी है वो मौन ग्रहण करता होना चाहिए, तीसरा है कि अध्यापक और विद्यार्थी आपस में साझेदार होने चाहिए, और चौथा है कि अध्यापक निर्देशक और विद्यार्थी अनुसरण करता होना चाहिए। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा और विद्यार्थी आपस में साझेदार होने चाहिए। ठीक है, भाषा की कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच यही संबंध होना चाहिए कि जो अध्यापक और विद्यार्थी हैं दोनों ही क्या हो, साझेदार हों, यानी कि एक दूसरे की बातों को समझने और सुनने की क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ टीचर बोलते चले जाए, स्टूडेंट्स कुछ ना समझे, या फिर सिर्फ स्टूडेंट्स बोलते चले मैं टीचर को कुछ समझ में ना आए, ये तो गलत होगा ना। एक दूसरे के साथ वार्तालाप करके ही वो समझ सकते हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि भाषा की कक्षा में अध्यापक और शिक्षार्थी और विद्यार्थी आपस में साझेदार होने चाहिए। भाषा की कक्षा में शिक्षण कार्य जो होता है वो तभी सफल होता है जब विद्यार्थी भी शिक्षण में क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, और अन्यथा शिक्षण कार्य कैसा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बोझिल हो जाता है। विद्यार्थियों को अपने प्रश्न लगातार अध्यापक से क्या करने चाहिए, पूछने चाहिए, क्योंकि पाठ में उत्पन्न शंका का निवारण न होने की दशा में छात्र पाठ को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। यानी कि जो एक छोटा सा बच्चा है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी वो टीचर से अगर
अगर पूछेगा नहीं तो उसे समझ में कैसे आएगा। अगर कोई भी अगर मान लीजिए राइटिंग में दिक्कत है या फिर समझाने में दिक्कत है तो बच्चा पूछ सकता है कि सर ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, आप बता दीजिए, सर वो क्या लिखा है आप मुझे बता दीजिए। तो इससे क्या होगा, बच्चे को आसानी से समझ में आएगा। अगर टीचर ने डांट दिया कि तुमको समझ में नहीं आया तो बुद्धू हो, तो बच्चा पूछेगा ही नहीं, पूछेगा नहीं तो वो गलत लिखेगा, गलत लिखेगा तो उसे समझ गलत पढ़ेगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा, गलती समझेगा। तो इस तरह से बच्चे का जो विकास है वो नहीं हो पाएगा। एक टीचर है, आप एक टीचर बनेंगे भविष्य में तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे कोई क्वेश्चन पूछे तो उनका आराम से आंसर देना चाहिए, ना कि उन्हें डांटना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा शिक्षण में कौन सा परामर्श अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए है कार्य आधारित भाषा अधिगम, ऑप्शन बी है पाठ्य सामग्री आधारित भाषा शिक्षण, ऑप्शन सी है समुदाय आधारित भाषा अधिगम, ऑप्शन डी है सुझाव कोर्स। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, समुदाय आधारित भाषा अधिगम। भाषा की शिक्षण में समुदाय आधारित भाषा अधिगम परामर्श अधिगम सिद्धांत पर क्या होता है, आधारित होता है। हमारी व्याख्या कह रही है कि भाषा की कक्षा में समुदाय आधारित भाषा अधिगम परामर्श अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। परामर्श का मुख्य लक्ष्य होता है कि छात्रों में आत्म साक्षात्कार और सामंजस्य की क्षमता को विकसित करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुची पाठ्यक्रम में भाषा का केंद्र बिंदु किस पर होना चाहिए। ऑप्शन ए है कि सभी कक्षाओं में मुख्यतः भाषा शिक्षण, ऑप्शन बी है सभी विषयों की मदद से भाषा शिक्षण, ऑप्शन सी है विशेष सत्रों में भाषा शिक्षण, ऑप्शन डी है पाठ्य सहगामी गतिविधियों के माध्यम से भाषा शिक्षण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी विषयों की मदद से भाषा शिक्षण। समुची पाठ्यचर्या में भाषा का केंद्र बिंदु सभी विषयों की मदद से भाषा शिक्षण पर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि समुची पाठ्यचर्या में जो भाषा का केंद्र बिंदु है वो सभी विषयों जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी मदद से भाषा शिक्षण पर होना चाहिए। भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या होता है कि जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स होते हैं उनको भाषा समझ के साथ प्रयोग करना सिखाना। भाषा शिक्षार्थी को सभी स्थितियों में अर्थपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया करने में क्या बनाती है, सक्षम बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा में ड्रिल करवा रही है कि शिवा ने एक पत्र लिखा, उसने यह पत्र कल लिखा था, शिवा ने उपन्यास पूरा पढ़ लिया है, उसने ये कल पूरा पढ़ लिया था। ये अध्यापिका क्या करवा रही है, मतलब एक जो है वो क्लास चल रही है, उसमें जो टीचर है उसने कुछ करवा रही है, उसमें वो क्या करवा रही है कि शिवा ने एक पत्र लिखा, उसने ये पत्र कल लिखा था, उसने उपन्यास पूरा किया, उसने कल पूरा कर लिया। तो ये कर क्या रही है। ऑप्शन ए है कि संरचनात्मक अभ्यास, ऑप्शन बी है कार्यात्मक अभ्यास, ऑप्शन सी है कार्यात्मक संप्रेषणात्मक अभ्यास और ऑप्शन डी है सामाजिक अंतःक्रिया अभ्यास। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संरचनात्मक अभ्यास। ठीक है, ये क्या कर रही है, संरचनात्मक अभ्यास। वाली व्याख्या कह रही है कि उपयुक्त के संदर्भ में अध्यापिका संरचनात्मक अभ्यास करवा रही है। शिक्षार्थियों के बीच अर्थ निर्माण और समझ के विकास के माध्यम से सीखने की सुविधा प्रदान करने वाला सीखने का माहौल संरचनात्मक शिक्षण कहलाता है। शिक्षार्थियों को विभिन्न आयामों का अनुभव प्रदान करता है, यानी कि अध्यापिका है वो संरचनात्मक अभ्यास करवा रही है क्योंकि इसके बीच में क्या अर्थ का निर्माण करना और बच्चों को समझ के माध्यम से सिखाना कि कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वही संरचनात्मक शिक्षण कहलाता है। इससे उसे क्या बोलते हैं, विभिन्न आयामों के अनुभव जो होते हैं वो प्रदान होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों को कृत्यवाच्य से कर्म वाच्य बनाने में कठिनाई आ रही है। विद्यार्थियों की इस परेशानी को भांपते हुए अध्यापक कार्य संबंधित कुछ संकेत व प्रतिरूप बताती है। इस मदद के आधार पर विद्यार्थियों ने पूरे अनुच्छेद को कृत्यवाच्य से कर्म वाच्य में बदल दिया है। ये किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है पियाजे का सिद्धांत, ऑप्शन बी है क्रिएशन का सिद्धांत, ऑप्शन सी है ब्रूनर का सिद्धांत, ऑप्शन डी है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। ठीक है, विद्यार्थियों को कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। विद्यार्थियों की इस परेशानी को भांपते हुए जो टीचर है वो कार्य संबंधित कुछ संकेत या फिर प्रतिरूप उन्हें बताती है। इस
इस मदद के आधार पर विद्यार्थी ने पूरे अनुच्छेद को कृत से क्रम में बदल दिया है। तो ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि विद्यार्थियों को कृतवाच्य से क्रमवाच्य बनाने में क्या हो रही है, डिफिकल्टी फील हो रही है। विद्यार्थियों की इस परेशानी को भांप लिया है और अध्यापक कार्य संबंधी कुछ संकेत और प्रतिरूप बताती है। इसके आधार पर क्या होता है कि विद्यार्थियों ने पूरे अनुच्छेद को कृत से क्रम में बदल दिया है। तो ये उदाहरण के सिद्धांत का है, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की दिया है। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का विकास समाज की अंतःक्रिया के द्वारा होता है। बालक की भाषा का विकास अंतःक्रिया द्वारा होता है। बालक अपने घर, परिवार और समाज से जो कुछ भी सुनता है वही सीखता है। मतलब ये कह रहे हैं कि व्यक्ति जो होता है वो अपने घर में जो कुछ सीखता है, जो कुछ समाज में सीखता है, उसी तरह से अनुसरण जो होता है वो करने लगता है। और ये कहीं ना कहीं सही बात भी है। व्यक्ति जो होता है वो अपने समाज से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यापिका विद्यार्थियों को संकेतों जैसे कि कहानी का शीर्षक, कहानी के पात्र, थीम, अंत और संदेश के आधार पर ये कहानी पूरी करने के लिए कहती है। ये विद्यार्थी किस प्रकार की गतिविधि में शामिल है? ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक रचनावाद, ऑप्शन बी है सामाजिक रचनावाद, ऑप्शन सी है व्यवहारवाद, ऑप्शन डी है संरचनावाद। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक रचनावाद। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि अध्यापिका विद्यार्थियों को संकेत जैसे कि कहानी का शीर्षक, कहानी के जो पात्र हैं, जो भी थीम है और अंत और संदेश के आधार पर कहानी को पूरा करने के लिए कहती है। विद्यार्थी संज्ञानात्मक रचनावाद गतिविधि में शामिल है। किसमें है? संज्ञानात्मक रचनावाद गतिविधि में। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से उसकी पहली हवाई यात्रा कहानी पर चर्चा करती है और फिर इसको कक्षा के सामने अभिनीत करने के लिए कहती है। अध्यापक विद्यार्थियों में क्या विकसित करना चाहती है? ऑप्शन ए है रचनात्मकता, ऑप्शन बी है संप्रेषण, ऑप्शन सी है सहयोग, ऑप्शन डी है समालोचनात्मक चिंतन। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन। इसमें हमारा ऑप्शन ए है कि ए बी और सी, ऑप्शन बी है ए बी और डी, ऑप्शन सी है बी सी और डी, ऑप्शन डी है ए सी और डी। सही आंसर हो जाएगा ए बी और सी। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि जो अध्यापिका है वो अपने विद्यार्थियों से उसकी पहली हवाई यात्रा कहानी पर चर्चा करती है और फिर इसको कक्षा के सामने अभिनीत करने के लिए कहते हैं। अध्यापिका विद्यार्थियों में रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, संप्रेषण और सहयोग का गुण विकसित करना चाहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिति मूलक भाषा शिक्षण किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है अभिक्रमीकरण, प्रोग्रामिक अभ्यास और उत्पादन, ऑप्शन बी है तैयारी, प्रस्तुतिकरण और अभ्यास, ऑप्शन सी है प्रस्तुतिकरण, अभ्यास और उत्पादन, ऑप्शन डी है तैयारी, प्रस्तुतिकरण और उत्पादन। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, प्रस्तुतिकरण, अभ्यास और उत्पादन। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि स्थिति मूलक भाषा शिक्षण प्रस्तुतिकरण, अभ्यास और उत्पादन पर आधारित है। स्थिति मूलक भाषा शिक्षण के जन्मदाता ब्रिटिश भाषाविद हैरोल्ड पामर व ए एस हॉर्नबी हैं। ये शिक्षण विधि सीखने और व्यवहारिक रूप से उपयोग करने में क्या बनाती है? सक्षम बनाने के लिए यथार्थवादी स्थिति के उपयोग को क्या करती है? बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उन उपागमों की पहचान करें जो इन सिद्धांतों का अनुसरण करते हों। पहला है बोली जा रही और लिखित सामग्री की संरचना और व्याकरण विशेषताओं का प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण। दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से बोली जा रही और लिखित सामग्री का जुड़ाव बनाना। तीसरा है कि ऐसे कार्य इकाइयों की योजना बनाना जिसका मुख्य केंद्र बिंदु समूची सामग्री के आधार पर कौशल विकसित करने पर हो। पहला है कार्य आधारित भाषा शिक्षण, दूसरा है पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश, तीसरा है कोश विषयक उपागम, ऑप्शन डी है सहकारी भाषा अधिगम। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि बाहरी सामग्री आधारित निर्देश उपागम के प्रमुख सिद्धांत हैं बोली जा रही और लिखित सामग्री की संरचना और व्याकरण विशेषताओं का प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से बोली जा रही लिखित सामग्री का जुड़ाव बनाना, ऐसे कार्य इकाइयों की योजना बनाना जिनका मुख्य केंद्र बिंदु समुचित सामग्री के आधार पर कौशल को विकसित करने पर हो। ठीक
ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रदत्त कार्य को पढ़ें और क्रियान्वयन की दृष्टि से क्रम दें। पहला है कि अधिगम गतिविधि की अभिकल्पना करना, दूसरा है निर्देश देना, मॉनिटरिंग और विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन, तीसरा है पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का उल्लेख करना और चौथा है कि टॉपिक, थीम और स्थितियों को चिन्हित करना। पहला कह रहा है कि ए बी सी और डी सही, दूसरा है बी ए सी डी, तीसरा है सी डी ए बी और चौथा है सी बी ए डी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी डी ए और बी, यानी कि क्रियान्वयन की दृष्टि से प्रदत्त कार्यों का क्रम होगा। पहला है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का उल्लेख होगा, फिर होगा टॉपिक, थीम और स्थितियों को चिन्हित करेंगे, फिर अधिगम की गतिविधि की विकल्पना करेंगे, फिर निर्देश देंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है। ऑप्शन ए कि शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, दूसरा है शिक्षण के लिए संदर्भ का चयन करना, तीसरा है विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों का समूहीकरण, चौथा है शिक्षार्थियों को निर्देश देना। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना कक्षा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि कक्षा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा का पाठ्यक्रम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है कि शैक्षिक कार्यक्रमों को क्रियान्वयन से, दूसरा है कि शिक्षार्थियों के निष्पादन का मूल्यांकन, तीसरा है संदर्भ का चयन और इस तरह अनुसार बांटना, चौथा है कि शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रबंधन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संदर्भ का चयन और इस तरह अनुसार बांटना। ठीक है, भाषा का पाठ्यक्रम संबंधित है। हमारी व्याख्या कह रही है कि भाषा का पाठ्यक्रम संदर्भ का चयन और इस तरह अनुसार बांटने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा अधिगम के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन ए है भाषा के तत्वों में निपुणता, ऑप्शन बी है भाषा के नियमों का अधिगम, ऑप्शन सी है व्यावहारिक कौशलों में निपुणता, ऑप्शन डी है भाषा की कोश रचना में निपुणता। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, व्यावहारिक कौशलों में निपुणता भाषा अधिगम के लिए अनिवार्य है। हमारी व्याख्या कह रही है कि भाषा अधिगम के लिए व्यावहारिक कौशलों में निपुणता अनिवार्य है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा अधिगम का प्रतिक्रियात्मक पाठ्यक्रम किस पर आधारित है। ऑप्शन ए है व्याकरण, ऑप्शन बी है शब्द भंडार, ऑप्शन सी है टॉपिक, ऑप्शन डी है कार्य। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कार्य। भाषा अधिगम का प्रक्रियात्मक पाठ्यक्रम कार्य पर आधारित है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए और अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए आप कमेंट्री पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और हमने कई सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे भी देखा कीजिए। ये सारे प्रीवियस ईयर के पेपर है जो आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं एक एक करके। अगले वीडियोज़ में हम आपकी इंग्लिश और आपकी जो साइंस है, सोशल साइंस है, वो उसको सोशल साइंस को लेकर हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।